BTTH लाइफ सिम्युलेटर सिस्टम। अध्याय 341, कॉपर प्लेट, ये कबीला। हा, लगता है मिस्टर जियाओमिंग की लोकप्रियता काफ़ी है। जियाओमिंग के कानों में जोरदार हंसी की आवाज़ आई जब उसने अपने कपड़े ठीक किए। उसने मुड़कर देखा तो ये जोंग और पीले रंग के लबादे में बदनसीब बूढ़े आदमी यान तियान एक साथ खड़े थे। बड़े ये वरिष्ठ यान तियान, जियाओमिंग ने उनका अभिवादन किया। उसकी आवाज़ में आश्चर्य की झलक थी क्योंकि उसने पहले उनकी उपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया था। हे, हम सड़क पर देरी से आए और देर से पहुंचे। मुझे उम्मीद है कि मिस्टर जियाओमिंग को कोई आपत्ति नहीं होगी, ये जोंग ने जियाओमिंग की जिज्ञासा को दूर करते हुए समझाया। बिल्कुल नहीं, जियाओमिंग ने आश्वासन में अपना सिर हिलाते हुए उत्तर दिया। हालांकि उनकी देरी ने उसका ध्यान खींचा और वह पूछे बिना नहीं रह सका, आप दोनों को देरी क्यों हुई? जियाओमिंग के सवाल के जवाब में ये जोंग और यान तियान ने एक दूसरे की तरफ देखा। ऐसा लग रहा था कि वे एक मौन सहमति पर पहुंच गए हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के यान तियान ने अपना हाथ घुमाया, जिससे एक हल्के पीले रंग की तांबे की प्लेट दिखाई दी जो हरे रंग के कांसे जंग से ढकी हुई थी। करीब से निरीक्षण करने पर इसकी सतह पर जटिल पैटर्न देखे जा सकते थे। ये हल्के पीले रंग की तांबे की प्लेट सड़क के किनारे से उठाए गए कचरे के टुकड़े की तरह लग रही थी, जिस पर किसी का ध्यान नहीं गया। जियाओमिंग की नज़र प्लेट पर टिकी रही। उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि उसे एक विसंगति का आभास हुआ। अपने सावधानीपूर्वक निरीक्षण के बावजूद वह इसमें कुछ भी असाधारण नहीं देख सका। यह उसकी धारणा के लिए उल्लेखनीय रूप से साधारण लग रहा था, जिसने उसके संदेह को बढ़ा दिया। क्या ये स्पिरिट पोषण पाउडर वाली तांबे की प्लेट हो सकती है? जियाओमिंग ने मन ही मन सोचा। क्या यह एक प्राचीन कलाकृति है? जियाओमिंग ने पूछा। तुम्हारी नज़र वाकई बहुत तेज़ है जियाओमिंग, तुमने इसे तुरंत पहचान लिया। मुझे इसे पहचानने के लिए प्राचीन पुस्तकों से सलाह लेनी पड़ी, यान तियान ने अपने खाली हाथ से अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। उसका उत्साह स्पष्ट था। यान तियान के बढ़ते उत्साह और अस्त व्यस्त रूप को देखते हुए ये जोंग ने जियाओमिंग को स्पष्टीकरण देने से पहले कुछ कदम दूर हटकर चुपचाप कहा, हमें सड़क के किनारे ये तांबे की प्लेटें मिली और मेरे पास भी एक है। इसके साथ ही ये जोंग ने वह वस्तु निकाली जो यान तियान के हाथ में पकड़ी हुई तांबे की प्लेट जैसी ही थी। तो आपकी देरी इन वस्तुओं के कारण हुई? जियाओमिंग ने पूछा। ये जोंग ने कुछ हद तक माफ़ी मांगते हुए सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं था कि वह वस्तु उपयोगी थी या नहीं, और अगर नहीं थी तो उसने अपना समय बर्बाद कर दिया होगा। यान तियान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने कहा था कि अगर कोई प्राचीन कलाकृतियां सामने आती हैं तो लोग आपको ढूंढने आ सकते हैं। अच्छा, आप पहले खुद इस पर शोध क्यों नहीं करते? जियाओमिंग ने बीच में कहा। मैंने पहले ही इस पर शोध कर लिया है, लेकिन मैं इसका कोई मतलब नहीं निकाल पाया। मैं बस इतना जानता हूं कि यह एक प्राचीन वस्तु है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे तुम्हें बेच दूं। यान तियान ने बेपरवाही से अपने कंधे उचकाते हुए जवाब दिया। ओह, जियाओमिंग मुस्कुराया, तुम किस कीमत पर बेचना चाहते हो? पिछली बार की तरह ही एक मध्यवर्ती 7वीं श्रेणी की गोली का नुस्खा, जिसका मुझ पर विशेष प्रभाव पड़ता है। जियाओमिंग यान तियान की हिम्मत से प्रभावित था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वह वस्तु क्या है, फिर भी वह इतनी ऊंची कीमत मांगने को तैयार था। और तुम क्या सोचते हो? क्या तुम भी इसे बेचना चाहते हो? जियाओमिंग ने जवाब नहीं दिया, बल्कि ये जोंग की तरफ देखा। मैं बेचने को तैयार हूं, लेकिन कीमत पर बातचीत की जा सकती है, ये जोंग ने जवाब दिया। चूंकि ये कबीले को अभी भी जियाओमिंग की मदद की ज़रूरत थी, इसलिए ये जोंग बहुत ज़्यादा कीमत नहीं मांगेगा। अगर जियाओमिंग सीधे तौर पर इसे मांगता तो ये जोंग शायद उसे दे देता। ठीक है, मुझे इस आइटम में दिलचस्पी है, इसे मुझे सौंप दो। जियाओमिंग ने सहमति में सिर हिलाया, जिससे यान तियान और ये जोंग दोनों आश्चर्यचकित हो गए, जिन्होंने मान लिया था कि उसने कुछ महत्वपूर्ण खोज की होगी। लेकिन अब जब वे समझौते के लिए प्रतिबद्ध थे तो वे पीछे हटना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने तांबे की प्लेटें जियाओमिंग को सौंप दीं। जैसे ही तांबे की प्लेटें उसकी हथेलियों को छूती थीं, जियाओमिंग के हाथों में हल्की ठंडक फैल जाती थी। उसने प्लेटों को दिलचस्पी से देखा, उन्हें अपनी उंगलियों से हल्के से रगड़ा। खुरदरी बनावट एक साधारण तांबे की प्लेट की तरह लग रही थी। अगर उन पर जटिल पैटर्न नहीं होते तो शायद ही कोई उन्हें खजाना मानता। इस बूढ़े आदमी यान तियान की नज़र वाकई तेज थी। थोड़ी देर तक तांबे की प्लेटों से खेलने के बाद जियाओमिंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से 2 स्क्रॉल निकाले और उन्हें 2 बूढ़े लोगों को दे दिया। ये इंटरमीडिएट 7th टियर पिल रेसिपी हैं, एक नज़र डालें और देखें कि क्या आपको ये आकर्षक लगते हैं, जियाओमिंग ने कहा। ये जोंग ने बिना जांचे स्क्रॉल को सीधे अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। यान तियान का चेहरा खुशी से चमक उठा। हा, यह मेरे लिए बिल्कुल सही है, आप बहुत उदार हैं। यान तियान ने हंसते हुए जाने से पहले एक धुन गुनगुनाई। ये जोंग पीछे रह गया। बड़े जियाओमिंग, क्या आप मुझसे पिल टॉवर से जुड़ी किसी बात के बारे में बात करना चाहते थे? ये जोंग हैरान था कि जियाओमिंग ने उसे रुकने के लिए क्यों कहा था।
नहीं, मैं बस आपके ये कबीले की सनफायर प्राचीन वेदी उधार लेना चाहता था, जियाओ मिंग ने जवाब दिया। सनफायर प्राचीन वेदी एक ऐसी जगह थी जहां दिन के समय सूरज की रोशनी इकट्ठा होती थी। इसमें एक विशेष स्थान था जिसे पृथ्वी की आंख कहा जाता था, जो पृथ्वी की गहराई में जाता था। कभी कभी इस पृथ्वी की आंख से मैग्मा निकलता था और जब ये केंद्रित सूर्य के प्रकाश के साथ संपर्क करता था तो यह एक अनोखी लौ में बदल जाता था जिसे सूर्य की लौ के रूप में जाना जाता था। हालांकि यह बहुत दुर्लभ लौ नहीं थी, लेकिन सूर्य की लौ में सामान्य जानवरों की लपटों की तुलना में कहीं अधिक शक्ति थी। ये कबीले के सदस्य अक्सर कीमिया में अपनी सफलता दर बढ़ाने के लिए सूर्य की लौ का इस्तेमाल करते थे। हालांकि हाल के वर्षों में सूर्य की लौ कमजोर हो गई थी और ये कबीले का पतन हो गया था। वर्तमान में ये कबीला एक मुश्किल स्थिति में था और केवल जियाओ मिंग ही उन्हें बचा सकता था। इसलिए एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद ये जोंग मदद करने के लिए सहमत हो गया। ये जोंग को विदा करने के बाद जियाओ मिंग ने काओ यंग को अलविदा कहा और जियाओ जियान और मेडुसा के साथ चला गया। एक बार जब वह अपने निवास पर वापस आया तो जियाओ मिंग तुरंत अपने बेडरूम में गया और उसने पहले प्राप्त की गई 2 तांबे की प्लेटों को वापस ले लिया, उन्हें कड़ाही में फेंक दिया। कैल्सिनेशन प्रक्रिया के दौरान जियाओ मिंग ने तांबे के जंग के बारे में कुछ अजीब बात देखी। चाहे उसने सफ़ेद लौ के साथ तापमान कितना भी बढ़ाया हो, पिघलने का कोई संकेत नहीं था। यह ज़रूर यही चीज़ होगी, उसने खुशी से कहा। जियाओ मिंग ने जल्दी से तापमान बढ़ाया और लगभग 10 मिनट के बाद हरे रंग की तांबे की प्लेट में पिघलने के संकेत दिखने लगे। जैसे जैसे तांबा पिघलता गया, हरा रंग धीरे धीरे फीका पड़ने लगा। पिघले हुए तांबे के जंग से हल्के पीले रंग के पाउडर के छोटे छोटे कण चुपचाप गिरते रहे, लौ में लटकते रहे। वे अलौकिक प्राणियों की तरह चमकते और चमकते रहे, आध्यात्मिकता की गहरी भावना को प्रकट करते हुए। पाउडर गिरने के लगभग 2 मिनट बाद ये बंद हो गया और जैसे ही अंतिम कण नीचे उतरे, तांबे की प्लेट एक पल में गायब हो गई। ये वास्तव में आत्मा पोषण पाउडर है, जियाओ मिंग ने आश्चर्य से कहा। इस बार वह वास्तव में भाग्यशाली था। ... वहां एक विशाल काला महल खड़ा था जो एक अत्यधिक दमनकारी आभा उत्सर्जित कर रहा था। इसका विशाल आकार भयावह था और पूरी संरचना काले और भूरे रंग की छाया में लिपटी हुई थी। काले पत्थर के खंभे ऊंचे उठे हुए थे जो उनके चारों ओर लिपटी हुई असंख्य जंजीरों से सजे हुए थे, जो प्रकाश के असंख्य झिलमिलाते क्षेत्रों से जटिल संबंध बनाते थे। बारीकी से देखने पर कोई इन चमकदार गोलाकारों के भीतर अलौकिक आकृतियों को देख सकता था। उनकी आंखें मजबूती से बंद थीं। इन आत्मा शरीरों की गर्दनों को काली जंजीरों ने कसकर जकड़ रखा था और धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे आत्माओं के भीतर से कुछ निकल रहा हो और जंजीरों के माध्यम से बह रहा हो। झाइजिंग तियानजुन को रिपोर्ट करते हुए एक आवाज़ गूंजी, पिल टॉवर से खबर आई है। जियाओ मिंग 8 महान बुजुर्गों में से एक बन गया है। अध्याय 342 सफलता। सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी। काले पत्थर के खंभे पर काले वस्त्र पहने एक बूढ़े व्यक्ति ने अचानक अपनी आंखें खोली। उसकी निगाहें भयंकर क्रोध से भरी हुई थीं। कितने बेकार लोग हैं, एक भी व्यक्ति को नहीं पकड़ सकते। बूढ़े भूत झाइजिंग ने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ऊपर से सौंपा गया इतना सरल कार्य इस बिंदु पर अधूरा रह जाएगा। यहाँ तक कि पिछले प्रयास के 4 माननीय बुजुर्ग भी असफल हो गए थे। न केवल वे असफल हुए बल्कि उनमें से कोई भी वापस भागने में सफल नहीं हुआ। झाइजिंग को पता नहीं था कि उनके साथ क्या हुआ था, जिसके परिणामस्वरूप ऊपर वालों ने उन्हें कड़ी सजा दी। स्थिति पर विचार करते हुए झाइजिंग की आंखों में एक और अधिक क्रूरता चमक उठी। नीचे घुटनों के बल बैठे आत्माओं के हॉल के रक्षक उसकी आभा के भार से कांप उठे और चुपके से अपने दिल में झाइजिंग को कोसने लगे। ये बूढ़ा कमीना, वह खुद जाकर जियाओ मिंग को क्यों नहीं पकड़ लेता? जियाओ मिंग पहले से ही बहुत शक्तिशाली है, उसके चारों ओर दुर्जय संरक्षक हैं। हम, जो केवल डू पूर्वज क्षेत्र में हैं, कैसे बेपरवाही से मुसीबत की तलाश कर सकते हैं? उन्होंने नाराजगी से सोचा। जियाओ मिंग की ताकत डू आदरणीय क्षेत्र तक भी नहीं पहुंची थी, फिर भी पिछली मुठभेड़ के 4 माननीय बुजुर्ग उसे पकड़ने में विफल रहे और मर गए। ये स्पष्ट था कि कोई उसकी रक्षा कर रहा था। झाइजिंग की प्रभावशाली आभा लंबे समय तक नहीं रही और जल्दी ही खत्म हो गई। उसकी वृद्ध आवाज़ एक बार फिर भव्य हॉल में गूंज उठी। जियाओ मिंग की गतिविधियों पर नज़र रखना। जब वह फिर से बाहर निकले तो मुझे रिपोर्ट करें। अगली बार मैं व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करूंगा। हाँ... जियाओ मिंग इस समय आत्माओं के हॉल में होने वाली घटनाओं से अनजान रहा, और अगर वह जानता भी तो वह इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। आखिरकार हॉल ऑफ सोल्स से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह उस पर कड़ी नज़र रखे। चूंकि गु कबीले का मानना था कि उसके पास प्राचीन देवता टोशे का जेड है, इसलिए गु कबीले में घुसपैठियों के साथ हॉल ऑफ सोल्स के लिए ऐसा करना स्वाभाविक था। हालांकि हॉल ऑफ सोल्स ने उसके लिए खतरा पैदा किया था, लेकिन ये बड़ी चिंता का विषय नहीं था। एक निश्चित दृष्टिकोण से जियाओ मिंग हॉल ऑफ सोल्स की सर्वोच्च प्राथमिकता नहीं थी।
हॉल ऑफ सोल्स हजारों सालों से टॉशे प्राचीन भगवान की विरासत को प्राप्त करने की साजिश रच रहा था और जियाओ मिंग उनके सभी विरोधियों में सबसे कमजोर था। जब तक वे अपने अन्य विरोधियों को खत्म नहीं कर देते तब तक जियाओ मिंग के कब्जे में टॉशे प्राचीन भगवान की जैद को हासिल करना एक सीधा काम होगा। शायद इस मानसिकता के साथ हॉल ऑफ सोल्स ने उसके खिलाफ चरम उपायों का सहारा नहीं लिया था। हॉल ऑफ सोल्स के इरादों को एक तरफ रखते हुए जियाओ मिंग वर्तमान में तांबे की प्लेटों से प्राप्त सभी स्पिरिट पोषण पाउडर को खाने में लीन था। पाउडर की सहायता से उसने अपने स्पिरिट दायरे में एक छोटी सी बाधा को सफलतापूर्वक तोड़ दिया और मध्य चरण में पहुंच गया। अपने सोल दायरे में सफलता ने उसके दिमाग में स्पष्टता ला दी। धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोलीं, उनके भीतर चमक की एक चमक टिमटिमा रही थी, जैसे कि बिजली मंद रोशनी वाले कमरे में घुस गई हो जो उसे दिन के उजाले की तरह रोशन कर रही हो। स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर वास्तव में एक अच्छी चीज़ है। पर्याप्त मात्रा के साथ मैं आधे साल से भी कम समय में स्पिरिट दायरे में पूरी सफलता हासिल कर सकता हूँ। दुर्भाग्य से यह एक अत्यंत दुर्लभ सामग्री है। जियाओ मिंग ने अंदर से आह भरी, लेकिन फिर उसने तुरंत अपने विचारों को स्पिरिट नरिशमेंट पाउडर को परिष्कृत करने पर केंद्रित कर दिया। एक बार जब वह ये कबीले से लौटा तो उसने शोधन प्रक्रिया शुरू करने की योजना बनाई। अपना मन बना लेने के बाद जियाओ मिंग उठकर कमरे से बाहर चला गया और मुख्य हॉल की ओर चल दिया। मुख्य हॉल भव्यता से सजा हुआ था और जियो यी जियान और मेडुसा पहले से ही वहां बैठे थे। 7 रंगों वाले स्वर्गीय अजगर की निष्क्रिय अवस्था के कारण मेडुसा हमेशा से जियाओ मिंग के पास ही रहती थी। उसे डर था कि अगर वह जल्दबाजी में चली गई तो अजगर की आत्मा अचानक जाग सकती है। जैसे ही जियाओ मिंग पहुंची, दोनों महिलाएं खड़ी हो गईं। जियाओ मिंग, क्या हम अब ये कबीले के लिए प्रस्थान कर रहे हैं? जियाओ यी जियान ने पूछा। हाँ, एल्डर ये जोंग के साथ सहमति के अनुसार लगभग समय हो गया है। चलो, जियाओ मिंग ने उत्तर दिया। क्या सीनियर याओ हमारे साथ नहीं आ रहे हैं? जियाओ यी जियान ने पूछा। सीनियर याओ भी एकांत में हैं, नकली स्वर्गीय ज्वाला का निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा हम केवल कुछ दिनों के लिए ये शहर जा रहे हैं। हम जल्द ही वापस आ जाएंगे, जियाओ मिंग ने उसे आश्वासन दिया। ये शहर की यात्रा में बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। अन्यथा जियाओ मिंग 8 महान बुजुर्गों में से एक बनने के तुरंत बाद पवित्र गोली शहर नहीं छोड़ता। जब वे वर्महोल के स्थान पर पहुंचे तो ये जोंग पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। जियाओ मिंग को देखकर ये जोंग ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया। कुछ सुखद बातचीत करने के बाद वे वर्महोल में प्रवेश कर गए। वे एक विशाल और विशाल पत्थर के मंच पर पहुंचे जो पूरी तरह से बर्फ सफ़ेद चट्टानों से बना था, जो इसे एक विशिष्ट रूप दे रहा था। इस मंच पर जगह अन्य स्थानों से अलग थी, असाधारण रूप से अव्यवस्थित दिखाई दे रही थी, जिसमें अंतरिक्ष का एक बड़ा क्षेत्र विकृत था और यहाँ तक कि कुछ काली दरारें भी फैली हुई थीं। पत्थर के मंच पर उतरने के बाद समूह ने दूर क्षितिज की ओर अपनी आंखें घुमाने से पहले एक दूसरे को देखा। वहाँ गहरे हरे रंग का एक विशाल शहर धीरे धीरे दिखाई देने लगा। मास्टर जियाओ मिंग, ये शहर है। मेरे पीछे आओ। चूंकि यह आपका पहली बार दौरा है, इसलिए मैं आपको एक अच्छे मेजबान के रूप में चारों ओर दिखाऊंगा, ये जोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। धन्यवाद वरिष्ठ ये जोंग, जियाओ मिंग ने जवाब में मुस्कुराते हुए कहा और ये जोंग का अनुसरण किया। दोनों महिलाएं उनके पीछे पीछे चल रही थीं। उनके जाने से स्वाभाविक रूप से वर्महोल के पास के लोगों में आश्चर्य हुआ। ये जोंग को छोड़कर अन्य व्यक्ति बहुत युवा लग रहे थे। खास तौर पर जियाओ मिंग और जियाओ यी जियान इतनी कम उम्र में पूर्वज क्षेत्र को प्राप्त करना दर्शाता है कि उनका भविष्य असीम था। हालांकि जियाओ मिंग और उसके समूह ने हंगामे पर कोई ध्यान नहीं दिया और ये शहर की ओर उड़ गए। ये शहर एक मैदान पर बसा था जो हरे भरे जंगलों से घिरा हुआ था और जंगल से लेकर उनकी नज़र के किनारे तक कई राजमार्ग फैले हुए थे। इस जगह के शासक ये कबीले थे जो कभी पिल क्षेत्र में बहुत प्रमुखता रखते थे। हालांकि आज का ये कबीला उतना शक्तिशाली नहीं था जितना पहले हुआ करता था। फिर भी एक पतला ऊंट अभी भी एक घोड़े से बड़ा था। ये शहर में अभी भी कोई ताकत नहीं थी जो एक कबीले के अधिकार को भड़काने की हिम्मत कर सके। शहर के शासकों के रूप में ये कबीला केंद्र में रहता था, जहां उनकी जागीरें 1 किलोमीटर के दायरे में स्थित थीं। आम लोगों को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी और सुरक्षा विशेष रूप से कड़ी थी। बेशक ये केवल आम लोगों पर लागू होता था। जियाओ मिंग और उसके समूह की वर्तमान ताकत के साथ घुसना आसान होगा, लेकिन ये कबीले के पहले बुजुर्ग ये जोंग का अनुसरण करते हुए उन्हें अपना रास्ता बनाने की ज़रूरत नहीं थी। ये जोंग की वापसी और जियाओ मिंग के आगमन ने ये कबीले में उत्साह ला दिया। कबीले के बुजुर्ग और मुख्य वंश के शिष्य जियाओ मिंग के प्रति अपना सम्मान दिखाने के लिए एकत्र हुए। इस दौरान ये जोंग ने जियाओ मिंग के उनके सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी को उधार लेने के अनुरोध का उल्लेख किया और बिना किसी हिचकिचाहट के सभी ने तुरंत सहमति व्यक्त की, अपने सिर हिलाए जैसे कि चावल चोंच रहे हों। जियाओ मिंग अब उनके ये कबीले की आशा और पिल टॉवर के 8 महान बुजुर्गों में से एक था।
केवल टूटे हुए दिमाग वाला कोई व्यक्ति ही उसे मना कर सकता था। वे दोनों पक्षों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए जियाओ मिंग से और अधिक अनुरोध करने के लिए उत्सुक थे। कबीले के सदस्यों को सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी उधार लेने के बारे में सूचित करने के बाद ये जोंग व्यक्तिगत रूप से जियाओ मिंग और उनके समूह को ये कबीले के क्षेत्र में और अंदर ले गया। लगभग 10 मिनट के बाद वे एक अविश्वसनीय रूप से एकांत बजरी वाले चौक पर पहुंचे। चौक के केंद्र में थोड़ी प्राचीन दिखने वाली एक वेदी खड़ी थी। वेदी के निर्माण में इस्तेमाल किए गए विशाल पत्थरों पर समय बीतने के निशान थे, जो इसके लंबे अस्तित्व का संकेत देते थे। जैसे ही जियाओ मिंग वेदी के पास पहुंचा, उसने देखा कि यहाँ रोशनी असामान्य रूप से उज्ज्वल थी। इसके अलावा जैसे जैसे वह वेदी के करीब आता गया, आसपास के आकाश और पृथ्वी में ऊर्जा और भी अधिक प्रबल और शुद्ध होती गई। लगभग मूर्त आकार की प्रकाश की किरणें आकाश से नीचे की ओर गिरती हुई चिकनी पत्थर की दीवारों से अपवर्तित होकर वेदी के केंद्र में एक काले पत्थर की पट्टिका पर एकत्रित हो गईं। अध्याय 343 जहर की गोली को परिष्कृत करना। पत्थर की गोली के नीचे एक मार्ग है जो गहरे भूमिगत मार्ग से जाता है। अतीत में जब पत्थर की गोली को हिलाया जाता था तो कोर हॉट फायर के अंकुर निकलते थे, जो यहाँ एकत्रित सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित करके सूर्य की लौ बनाते थे। हालांकि आजकल बहुत कम अंकुर मार्ग से बाहर निकलते हैं और अन्य लपटें सूर्य के प्रकाश को प्रज्वलित करके सूर्य की लौ नहीं बना सकती हैं। ये जोंग ने हल्की सी आह भरी, एक कड़वी मुस्कान के साथ। जियाओ मिंग ने सिर हिलाया। सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी की वर्तमान स्थिति के बारे में पूरी तरह से अवगत था। यहाँ आने का उसका उद्देश्य सूर्य की लौ उधार लेना नहीं था, बल्कि इस स्थान की शुद्ध ऊर्जा का उपयोग करके जियाओ ही जियान के दुखद जहर शरीर को दबाना था। जियान कृपया वेदी में प्रवेश करें। जियाओ मिंग ने जियाओ ही जियान की ओर मुड़कर निर्देश दिया। उसके शब्दों को सुनकर जियाओ ही जियान ने सिर हिलाया और शालीनता से वेदी पर कदम रखा। उसके चारों ओर सूर्य की ऊर्जा की प्रचुरता ने उसकी नाजुक भौहों को थोड़ा सा सिकोड़ दिया, जिससे उसे कुछ असहज महसूस हुआ। जियाओ ही जियान के प्रवेश को देखते हुए जियाओ मिंग ने स्काई डेमन पपेट को वापस लिया और वेदी पर उसके साथ शामिल हो गई। मेडुसा, कृपया हमारी रक्षा करें और सुनिश्चित करें कि कोई भी हमें परेशान न करे, जियाओ मिंग ने निर्देश दिया। जियाओ मिंग द्वारा आदेश दिए जाने पर मेडुसा को थोड़ा असंतोष महसूस हुआ, क्योंकि वह आदेश देने वाली होने की आदी थी। हालांकि अब जब वह और जियाओ मिंग भागीदार बन गए थे और एक बच्चे को गर्भ धारण करने के उनके प्रयासों में उनके अंतरंग मुठभेड़ के साथ जियाओ मिंग ने पहले की तुलना में उसके दिल में और भी अधिक विशेष स्थान बना लिया था। अपने असंतोष को दबाते हुए उसने केवल थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और फिर चौक के किनारे एक विशाल पेड़ पर चली गई। क्रॉस लेग बैठकर वह एक संरक्षक की तरह काम करती थी, जो उन दोनों की रक्षा करती थी। मेडुसा की हरकतों को देखते हुए ये जोंग बुद्धिमानी से एक सुरक्षित दूरी पर पीछे हट गया। जियाओ मिंग ने अपने आसपास का निरीक्षण करते हुए सिर हिलाया। वेदी कई पत्थर की दीवारों से घिरी हुई थी, जो पर्याप्त छिपने की जगह प्रदान करती थी। जब तक कोई करीब से न आए, बाहर से कोई नहीं देख सकता था कि अंदर क्या हो रहा है। जियाओ ही जियान की ओर अपनी नज़र घुमाते हुए जियाओ मिंग ने हल्के से हंसते हुए कहा, चून की ऐसा ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसके शब्दों को सुनकर जियाओ ही जियान ने थोड़ा सिर हिलाया। उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए एक गहरी सांस ली और वेदी के अंदर एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गई। उसकी मुद्रा में लालित्य झलक रहा था। उसकी पतली जैद गर्दन और कमर एक आकर्षक वक्र को रेखांकित कर रही थी। जियाओ मिंग ने खुद को वेदी के केंद्र में रखा और जमीन पर क्रॉस लेग मुद्रा में भी खड़ा था। जैसा कि ये जोंग ने अपनी यात्रा के दौरान समझाया था, वेदी के ऊपर काले पत्थर की पट्टिका इसे सक्रिय करने की कुंजी के रूप में काम करती थी। जियाओ मिंग ने वेदी को सक्रिय करने की शुरुआत करते हुए काले पत्थर की पट्टिका को एक तरफ धकेल दिया। एक गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ आसपास की पत्थर की दीवारें एक बार फिर बंद हो गईं, जिससे एक गोलाकार दीवार बन गई जो दर्पण की तरह चिकनी थी। अधिक से अधिक प्रकाश जमीन के केंद्र की ओर अभिसरित हुआ, जो तीव्र चमक को दर्शाता था, जो लगभग अंधा कर देने वाला था। तीव्र सूर्य की रोशनी अभिसरित हुई और वेदी के केंद्र को अत्यधिक यांग ऊर्जा के एक बढ़ते हुए शक्तिशाली बल के साथ घेर लिया। इसने जियाओ ही जियान के चारों ओर झुलसने वाली सनसनी को और अधिक स्पष्ट कर दिया। फुफकार फुफकार। शियाओ ही जियान के शरीर के भीतर से धीरे धीरे ग्रे बैंगनी जहरीली धुंध की लहरें बाहर निकलीं, जो वेदी के भीतर तीव्र यांग ऊर्जा से टकराईं, जिसके परिणामस्वरूप फुफकारने की आवाज़ आए। घबराओ मत, शियाओ मिंग ने उसे एक सौम्य मुस्कान के साथ आश्वस्त किया। उसके हाथ पर उसकी पकड़ दृढ़ और आरामदायक थी। अपनी हथेली को निचोड़ते हुए उसने एक क्रिस्टल कोर को हिंसक ऊर्जा के साथ स्पंदित किया, स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट का मॉन्स्टर कोर। अपनी हथेली को पलटते हुए शियाओ मिंग ने एक जेड बॉक्स बनाया, जिसमें से एक नरम चमक निकल रही थी। इसे खोलते हुए असामान्य रूप से मोटे जेड हरे पदार्थ का एक मुट्ठी के आकार का समूह धीरे धीरे निकला। बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार।
सातवें दर्जे के स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के मॉन्स्टर कोर और बोधिसत्व बॉडीलार को एक साथ रखते हुए जियाओ मिंग ने जियाओ यी जियान से आंखें मिलाईं और गहरी आवाज में बोला, जहर की गोली को परिष्कृत करने की विधि निस्संदेह प्रभावी है, लेकिन ये प्रक्रिया बहुत दर्दनाक होगी। क्या आप वास्तव में तैयार हैं? जियाओ यी जियान ने जियाओ मिंग को दृढ़ निश्चय के साथ देखा, धीरे से अपना सिर हिलाया। वह पहले भी स्वर्गीय ज्वाला को निगलने के दर्द को झेल चुकी थी, इसलिए उसे जहर की गोली के शोधन से होने वाले दर्द से डरने का कोई कारण नहीं दिख रहा था। इसके अलावा जियाओ मिंग के साथ इस पर पूरी तरह से चर्चा करने के बाद वे दोनों इस निष्कर्ष पर पहुंचे थे कि उसका दुखद जहर शरीर उसकी बांझापन का कारण था। सौभाग्य से जहर की गोली विधि में इसका समाधान था। जियाओ मिंग ने पहले ही उसकी मदद करने के लिए वह सब कुछ कर लिया था, जिसमें स्वर्गीय ज्वालाएं प्राप्त करना, राक्षस कोर प्राप्त करना और औषधीय तत्व शामिल थे। वह, जो भविष्य में उसके साथ एक परिवार शुरू करना चाहती थी, अब कैसे हार मान सकती थी? भले ही दर्द बहुत ज्यादा हो, वह बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सहन करेगी। शुरू करने से पहले नेदर पॉइजन फ्लेम पर अपना नियंत्रण छोड़ दो। मैं तुम्हारे शरीर में मौजूद सारे जहर को एक ही बिंदु पर केंद्रित कर दूंगा। उसके निर्देशों का पालन करते हुए जियाओ यी जियान ने नेदर पॉइजन फ्लेम को नियंत्रित करना बंद कर दिया, जिससे उसके शरीर में जहर फैल गया और उसके शोकपूर्ण जहर शरीर में विस्फोट के लक्षण दिखने लगे। उसके गालों पर एक बार जो गुलाबी रंग था वह तेजी से फीका पड़ गया, जिससे उसका चेहरा भावहीन हो गया। हालांकि उसके भौहों के बीच दर्द और संघर्ष के सूक्ष्म निशान उभर आए, जिससे उसके अंदर की उथल पुथल का पता चलता है। समय बीतने के साथ जियाओ मिंग ने तेजी से काम किया, अपने मुंह से सफ़ेद ज्वाला की एक धारा निकाली, सफ़ेद चमकदार हृदय ज्वाला। अपने हाथ में ज्वाला को थामे हुए उसने जियाओ यी जियान की आंखों से मुलाकात की, उसके दृढ़ निश्चय को देखा। फिर उसके हाथ की एक लहर के साथ ज्वाला बाहर निकली और तेजी से फैल गई, एक पल में उसके पूरे शरीर को अपने में समाहित कर लिया। जियाओ यी जियान के शरीर पर सफ़ेद गाउन स्वर्गीय ज्वाला के भयानक तापमान से भस्म हो गया था, जिससे कोई निशान नहीं बचा, यहाँ तक कि राख भी नहीं। सफ़ेद जैद जैसा दिखने वाला उसका बेदाग नाजुक शरीर अब जियाओ मिंग की आंखों के सामने चिलचिलाती धूप में उजागर हो गया था। हालांकि पहले से ही कई अंतरंग क्षणों को साझा करने के बाद जियाओ मिंग पहले से ही उसके शरीर से परिचित था, इसलिए उसके मन में कोई अशुद्ध विचार नहीं था। फुफकार 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 जैसे ही लपटें उसे घेरती हैं, उसके शरीर पर मौजूद घनी ग्रे जहरीली गैस तीव्र फुफकार के साथ फूटती है, फिर तेजी से पीछे हटती है और बिजली की तरह जियाओ यी जियान के शरीर में घुस जाती है। फुफकार जैसे ही जहरीली गैस उसके शरीर में प्रवेश करती है, जियाओ यी जियान की हरी आंखें और बैंगनी बाल तुरंत शुद्ध ग्रे रंग में बदल जाते हैं। उसके शरीर से एक घातक आभा निकलती है। उसका शरीर हिलता है और वेदी से बाहर निकलता है। हालांकि जियाओ मिंग इसके लिए तैयार था। एक तेज गति से वह खड़ा हुआ और जियाओ यी जियान की हरकत को रोक दिया। उसे रोकने के लिए अपनी हथेली को उसके नाजुक कंधे पर जोर से दबाया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जिससे ये सुनिश्चित हो गया कि वह मुक्त होने के प्रयास के बावजूद अपनी जगह पर बनी रहे। मेरे लिए संघनित हो जाओ, जियाओ मिंग ने दृढ़ निश्चय के साथ चिल्लाया, तेजी से अपने हाथ की मुहर बदली। सफ़ेद चमकदार हृदय की लौ अनगिनत छोटे अग्नि अंकुरों में बदल गई, जियाओ यी जियान की नाजुक त्वचा को भेदते हुए उसके शरीर में प्रवेश कर गई। अथक प्रयास में उन्होंने घूमती हुई ग्रे जहरीली गैस का जमकर पीछा किया। चारों तरफ से सफ़ेद आग के पौधे उमड़ पड़े और उसके शरीर के हर इंच को ढक लिया। उन्होंने जहरीली गैस को तेजी से तितर बितर कर दिया, जिसे जियाओ मिंग के केंद्रित दिमाग ने निर्देशित किया। हर गुजरते पल के साथ जहरीली गैस जियाओ यी जियान के निचले पेट में इकट्ठी हो गई। हिस 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 हवा में फुफकारने की आवाज़ें गूंजने लगीं, क्योंकि जहरीली गैस की लहरें लगातार अतिक्रमण करने वाली सफ़ेद ग्लेज्ड हॉट फ्लेम से भाग रही थीं। आखिरकार गैस उसके निचले पेट में फंस गई, जहां लौ संघनित हो गई और 3 संकेंद्रित वृत्त बन गए, जिसने जहरीली गैस को अंदर से कसकर बांध दिया। घातक आभा से भरी विशाल और शक्तिशाली जहरीली गैस उसके निचले पेट में इकट्ठी हो गई, जो एक घूमते हुए भंवर की तरह थी। इसने मौत के एक ऐसे दायरे को जन्म दिया जो इतना भयानक था कि डुवेनेरेट दायरे में एक शक्तिशाली व्यक्ति भी इसका सामना करने में संकोच करेगा। निचले जहर की ज्वाला के संरक्षण के बिना जियाओ यी जियान बहुत पहले ही अपने दुखद जहर शरीर के अथक प्रहार के आगे झुक गई होती। जहरीली गैस को इकट्ठा करना, उसे मॉन्स्टर कोर से बदलना और बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार का उपयोग करना। यह महसूस करते हुए कि एकत्रित जहरीली गैसें अपनी जगह पर थीं, जियाओ मिंग ने एक गहरी सांस ली और तेजी से स्काई पॉइजन ड्रैगन स्कॉर्पियन बीस्ट के क्रिस्टल मॉन्स्टर कोर को पकड़ लिया और उसे सीधे जियाओ यी जियान के निचले पेट पर रख दिया। क्रिस्टल ने अभी अभी उसकी त्वचा को छुआ था, तभी उसने अजीब तरह से एक असामान्य चमक उत्सर्जित की, जिसके बाद क्रिस्टल धीरे धीरे उसकी त्वचा में विलीन हो गया। अध्याय 344 गोली निर्माण। क्रिस्टल मॉन्स्टर कोर ने जियाओ यी जियान के शरीर में सहजता से विलय कर दिया और घूमते हुए ग्रे जहरीले गैस भंवर के केंद्र में अपना स्थान पाया।
इस सफल एकीकरण के साथ जियोमिंग का ध्यान बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार वाले जेड बॉक्स पर चला गया। अपने हाथ की एक झिलमिलाहट के साथ चिपचिपा और सजीव बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार उसकी हथेली में खींच लिया गया। सफ़ेद लपटों ने उसके हाथ को घेर लिया और लार को अपने झुलसाने वाले आलिंगन में लपेट लिया। जैसे ही बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार स्वर्गीय ज्वाला की तीव्र गर्मी के संपर्क में आए, वह तीव्रता से उत्तेजित हो गई, मानो आग की पकड़ से बचने की कोशिश कर रही हो। जियोमिंग ने इसे सफल नहीं होने दिया। जबकि बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार में असाधारण गुण थे, इसे सीधे जियाओ यीजियान के शरीर को प्रभावित करने से पहले स्वर्गीय ज्वाला द्वारा एक तड़के की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा। लगभग 2 या 3 मिनट तक चिलचिलाती गर्मी के संपर्क में रहने के बाद बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार की छटपटाहट आखिरकार बंद हो गई। जियाओ मिंग ने स्थिति को ध्यान से देखते हुए तुरंत लपटों को वापस नहीं लिया। थोड़ी देर बाद उसने देखा कि स्वर्गीय ज्वाला के भीतर जलती हुई लार से धीरे धीरे कई पन्नाहरे धूल जैसे कण निकल रहे थे। ये कण धीरे धीरे नीचे उतरे लेकिन लार के द्रव्यमान से जुड़े रहे। पूरी तरह से अलग होने के बजाय वे लगातार नीचे की ओर संघनित होते रहे और तेजी से जेड जैसी दिखने वाली अंगूठे के आकार की एक माला बन गई। बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार पन्ना हरे रंग की माला बनते ही थोड़ा कांपने लगी। यह माला तुरंत गिर गई और जियाओ मिंग के हाथ से पकड़ ली गई। ये पन्ना हरा मोती चिकना नहीं था, इसके बजाय ये थोड़ा खुरदुरा लगा। हालांकि जब कोई इसे अपने हाथों में पकड़ता है तो उसे एक समृद्ध जीवन शक्ति का एहसास होता है। बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार के भीतर वर्षा स्वर्गीय ज्वाला द्वारा परिष्कृत वास्तव में बोधिसत्व बीज का निर्माण करती है। बोधिसत्व बीज पौराणिक बोधिसत्व हृदय की तरह बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से उत्पन्न हुआ। हालांकि ऐसी दुर्लभ वस्तु को प्राप्त करना बोधिसत्व हृदय को प्राप्त करने जितना ही चुनौतीपूर्ण था। आमतौर पर बीज बोधिसत्व प्राचीन वृक्ष से गिरने पर तुरंत चूर्ण में बदल जाता था, जिससे बाहरी लोगों के लिए इसे प्राप्त करना अविश्वसनीय रूप से कठिन हो जाता था। किंवदंती के अनुसार बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार प्राप्त करने से व्यक्ति को बोधिसत्व हृदय की उपस्थिति का एहसास हो सकता है। ये कथन सही था, लेकिन पौराणिक बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार वास्तव में इसी बोधिसत्व बीज को संदर्भित करती थी। केवल बोधिसत्व बीज प्राप्त करने से ही व्यक्ति को पौराणिक बोधिसत्व हृदय को महसूस करने का मौका मिल सकता है। बोधिसत्व हृदय जैसी दिव्य वस्तु का आकर्षण डू वेनेरेट पावरहाउस के लिए बहुत मजबूत था, क्योंकि इससे डू सेंट क्षेत्र में सफलतापूर्वक प्रवेश करने की संभावना बढ़ जाती थी। यह एक पहलू ही हर डू वेनेरेट विशेषज्ञ को लुभाएगा, उन्हें पतंगों की तरह आग की लपटों की ओर खींचेगा। एक मुस्कान के साथ जियाओ मिंग ने सावधानी से बोधिसत्व बीज को ठंडे जेड बॉक्स में वापस रख दिया। इस स्तर पर डू सेंट क्षेत्र में प्रवेश करना अभी भी एक दूर का लक्ष्य था। डू वेनेरेट क्षेत्र में प्रवेश कैसे करें, इस पर ध्यान केंद्रित करना अधिक व्यावहारिक था। बोधिसत्व बीज को दूर रखने के बाद जियाओ मिंग की नज़र तेजी से जियाओ यीजियान पर लौट आई, जिसका शरीर कांप रहा था क्योंकि उसकी आंखें कसकर बंद थीं। फिर उसने ज्वाला से पन्ना हरा बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार निकाला। एक गहरी सांस लेते हुए उसने इसे जियाओ यीजियान के चिकने निचले पेट पर दबाया। जैसे ही बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार ने उसके शरीर को छुआ, उसने एक सूक्ष्म चीखने जैसी आवाज़ निकाली। यह उसके छिद्रों से होकर चुपचाप उसके शरीर में प्रवेश कर गई। जीवन शक्ति से भरपूर पन्ना हरा रंग जियाओ यीजियान के पेट के निचले हिस्से से तुरंत फैल गया, कुछ ही सांसों में उसके पूरे शरीर में तेजी से फैल गया। पन्ना हरा तरल उसके शरीर के हर कोने से चिपक गया, उसकी नसों और मांसपेशियों में नई जान भर दी। उससे निकलने वाली जीवन शक्ति का घनत्व पहले से भी ज्यादा हो गया, जिसने जहरीली गैस के कारण जो कम हो गया था उसे फिर से जीवित कर दिया। बोधिसार की प्रतिष्ठा वास्तव में अच्छी तरह से योग्य है। हल्की मुस्कान के साथ जियाओ मिंग ने जियाओ यीजियान के शरीर के भीतर जीवन शक्ति की तेजी से बहाली को महसूस किया। अब इस भयानक जहर शरीर को बेअसर करने का समय आ गया है। जियाओ मिंग का चेहरा शांत रहा, क्योंकि उसने अपनी 2 उंगलियां एक साथ लाईं और जियाओ यीजियान के निचले पेट पर विभिन्न बिंदुओं पर तेजी से टैप किया। जैसे ही उसकी उंगलियां चलीं, भूरे रंग के भंवर के चारों ओर की सफ़ेद लौ तुरंत अलग हो गई, जिससे एक छोटा सा छेद बन गया। पन्ना हरे रंग के तरल की लहरें तेजी से अंतराल से प्रवेश करती हैं, एक हल्की गड़गड़ाहट की आवाज़ के साथ, जैसे ही यह भूरे रंग के जहर के भंवर में बहती है। घातक आभा से संतृप्त ग्रे जहरीली गैस बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार के संपर्क में आते ही तुरंत प्रतिक्रिया करती है। ये बेतहाशा मंथन करती है, लेकिन जैसे ही यह होती है, बोधिसत्व शरीर परिवर्तन लार में निहित जीवन शक्ति ने उसके शरीर के भीतर घातक आभा को तेजी से बेअसर कर दिया। जियान एयर, अपनी डू क्यूई को प्रसारित करो, जहरीली गैस को संपीड़ित करो और एक जहर की गोली बनाओ। जियाओ मिंग ने सख्ती से निर्देश दिया, ग्रे जहरीली गैस के भीतर घातक आभा के तेजी से गायब होने को महसूस करते हुए। उसके आदेश का जवाब देते हुए जियाओ यीजियान ने तुरंत जहर की गोली विधि के निर्देशों का पालन करते हुए अपनी डू क्यूई को प्रसारित करना शुरू कर दिया।
उसने धीरे धीरे जहरीली गैस के विशाल भंवर को संपीड़ित किया, इसे केंद्र में स्थित मॉन्स्टर कोर की ओर निर्देशित किया। जवाब में मॉन्स्टर कोर ने एक भयंकर और हिंसक ऊर्जा उत्सर्जित की, जो गैस के क्षरण का विरोध करने का प्रयास कर रही थी। जहरीली गैस और मॉन्स्टर कोर की जंगली ऊर्जा के बीच टकराव हुआ। धमाका। हालांकि ये टकराव लंबे समय तक नहीं चला और इससे पहले की गहरी दबी हुई आवाज़ों की एक श्रृंखला फूट पड़ी। मॉन्स्टर कोर के भीतर की ऊर्जा को तेजी से निगल लिया गया और उसे वो फुल पॉइजन वाष्प ने अपने कब्जे में ले लिया। इस जहरीली गैस के क्षरण के साथ मॉन्स्टर कोर घूमने लगा और क्रिस्टल ने एक ग्रे चमक उत्सर्जित करना शुरू कर दिया। ग्रे रंग की जहरीली गैस का सर्पिल तेज गति से घूमता रहा। शक्तिशाली भयानक जहरीली गैस लगातार गोल राक्षस कोर में घुसती रही। ड्यूक्यूई के प्रवाह के साथ राक्षस कोर का आकार धीरे धीरे कम होता गया। ओह, आखिरकार यह हो गया। जहर की गोली का संघनन सुचारू रूप से आगे बढ़ रहा है, जियाओमिंग ने राहत के साथ सोचा। एक बार जब जियानर ने सभी भयानक जहर वाष्प को अवशोषित कर लिया, तो उसकी ताकत निस्संदेह आसमान छू जाएगी। उसके लिए नीदर जहर लॉ से पर्याप्त जहर के साथ 3 सितारा डू वेनेरेट तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। जब हम भयानक जहर शरीर दफन जमीन पाते हैं, तो हम इसे 6 या 7 सितारा डू वेनेरेट तक बढ़ाने के लिए जहर मार्क विधि का उपयोग कर सकते हैं। भयानक जहर शरीर की शक्ति से प्रभावित होकर जियाओमिंग ने एक लंबी सांस ली और वापस जमीन पर बैठ गया। उसने अपना सिर झुकाया, अपने हाथ से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया और जियाओई जियान को देखा, जिसकी आंखें कसकर बंद थीं और जहर की गोली को पूरी तरह से संघनित कर रही थीं। उसके शरीर से अब जहरीली गैस का कोई निशान नहीं निकल रहा था और उसकी पहले की बीमार पीली त्वचा अब एक स्वस्थ गुलाबी रंगत लिए हुए थी। जियाओमिंग की नज़र फिर जियाओई जियान के चिकने और सपाट पेट पर गई। उनके बीच शारीरिक अवरोध के बावजूद उसने भीतर निहित अपार और भयानक ऊर्जा को गहराई से महसूस किया। ये ऊर्जाएं आश्चर्यजनक गति से केंद्र की ओर स्पष्ट रूप से अभिसरित हुईं। जियाओई जियान सामान्य रूप से केवल नेदर पॉइजन फ्लेम के माध्यम से इस शक्ति को नियंत्रित कर सकती थी। इसके बिना अगर यह शक्ति अनियंत्रित रूप से फूटती तो ये दुखद जहर शरीर के प्रकोप की ओर ले जाती, जो उसकी चेतना को नष्ट कर देती। लेकिन इस समय ये शक्ति बिना किसी दुष्प्रभाव के उसके द्वारा नियंत्रित होने वाली थी, जो उसे डू वेनेरेट बनने के लिए प्रेरित करती। जियोई जियान का नाजुक और सुडौल शरीर जैद की तरह चिकना था, लेकिन जियोमिंग उस पर ज्यादा देर तक नहीं रुका। इसके बजाय उसने अपने सिर को घुमाकर आसपास के वातावरण को देखा। अध्याय 345 कोर बीड। आसमान से प्रकाश की अनगिनत किरणें उतरीं, प्राचीन वेदी पर बिखरी और उसके अंदर प्रवेश करते हुए उसे गर्माहट से भर दिया। जियाओमिंग की आंखों ने आसपास के वातावरण को स्कैन किया और चिकनी पत्थर की दीवारों से प्रकाश के प्रतिबिंब ने उसे आंखें सिकुड़ने पर मजबूर कर दिया। वेदी पर बैठे हुए ऐसा लगा जैसे वे सूरज की रोशनी की दुनिया में थे, जैसे वेदी खुद एक चमकता हुआ सूरज हो। हालांकि जियाओमिंग ने जल्द ही अपनी नज़र वेदी के भीतर अथाह छेद की ओर मोड़ दी। वह खड़ा हो गया और छेद के पास चला गया, अंदर झांकने लगा। वह केवल एक अंतहीन अंधकार देख सकता था, जिसकी गहराई अथाह थी। जियाओमिंग ने अपनी ठुड्डी को रगड़ा, अंदर के कोर बीड से मोहित हो गया। एक पल के चिंतन के बाद जियाओमिंग ने धीरे से अपना हाथ जमीन में छेद पर दबाया और धीरे से चिल्लाया। एक शक्तिशाली चूषण बल उसके हाथ से निकला, जिसने काफी मात्रा में अग्नि आत्मीयता ऊर्जा को ऊपर खींच लिया, जो अंततः नष्ट हो गई। हालांकि तथाकथित कोर बीड दिखाई नहीं दिया। थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए जियाओमिंग ने सक्शन फोर्स की ताकत बढ़ा दी, जिससे मोटी अग्नि आत्मीयता ऊर्जा लगातार छेद से बाहर निकलने लगी। फिर भी कोर बीड मायावी बना रहा। यह उन्मत्त सक्शन फोर्स 10 मिनट से अधिक समय तक जारी रहा और जब जियाओमिंग असहाय महसूस करने लगा तो अचानक उसके दिमाग में एक विचार आया। उसने जल्दी से अपना हाथ एक तरफ कर लिया। जैसे ही उसका हाथ हिला, एक छोटा रक्तलाल अग्नि अंकुर अविश्वसनीय गति से छेद से बाहर निकला। उग्र लाल अंकुर ने ऊपर की प्रकाश की किरणों के साथ संपर्क बनाया, जिससे एक लहर पैदा हुई। अचानक जियाओमिंग के सामने कहीं से एक गर्म सफेद रंग की लौ एक नर्म पफ ध्वनि के साथ प्रकट हुई। आश्चर्यचकित जियाओमिंग ने अपने सामने लौ को देखा। लौ का रंग शुद्ध सफेद था, लेकिन इसका अंदरूनी भाग अनगिनत शिराओं जैसे रक्त के धागों से भरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वे इस लौ की रक्त वाहिकाएं थीं, जो इसके शरीर को ढंक रही थीं। क्या ये सूर्य की लौ है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि कोर बीड की खोज करते समय मुझे सूर्य ज्वाला मिलेगी। जियाओमिंग ने अपना हाथ बढ़ाया और सफ़ेद रंग की ज्वाला को प्राप्त किया। इसके भीतर की अग्नि ऊर्जा शांत थी और इसमें अन्य ज्वालाओं की हिंसक प्रकृति का अभाव था। अपनी समझदार आंखों से जियाओमिंग बता सकता था कि यह सूर्य ज्वाला कुछ सामान्य जानवर की ज्वालाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। हालांकि यह कच्ची शक्ति के मामले में उत्कृष्ट नहीं हो सकती है, लेकिन इसकी आक्रामकता की कमी ने इसे कीमिया के लिए विशेष रूप से उपयुक्त बना दिया। आखिरकार इसे नियंत्रित करना आसान था। शायद धरती के हृदय में इस ज्वाला का मूल अग्नि बीज हो, जियाओमिंग ने मन ही मन सोचा।
उसके सामने की ज्वाला ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, गिरे हुए हृदय की ज्वाला की एक लौ की तरह। ये संभवतः एक बिखरी हुई ज्वाला थी जो बच गई थी। भले ही यह कोई असाधारण ज्वाला न हो, लेकिन ये कमजोर भी नहीं होगी। कुछ देर तक विचार करने के बाद जियाओ मिंग ने अचानक अपनी आंखें बंद कर लीं और उसकी भौहों के बीच से एक राजसी आत्मिक शक्ति निकली जो बिजली की गति से छेद में प्रवेश करते ही एक छोटी सी लौ में बदल गई। जैसे ही आत्मिक शक्ति छेद में प्रवेश करती, जियाओ मिंग को तुरंत एक तीव्र झुलसाने वाली गर्मी महसूस होती। उसकी आत्मा जितनी गहराई तक जाती उतनी ही तीव्र अनुभूति होती। हालांकि जियाओ मिंग के वर्तमान क्षेत्र और स्वर्गीय ज्वाला की सुरक्षा के साथ वह सुरक्षित रहा। आत्मिक शक्ति की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। अज्ञात समय के बाद जियाओ मिंग ने काले छेद की गहराई में एक टिमटिमाती लाल चमक देखी। एक पल में वह अपनी आध्यात्मिक दृष्टि की सीमा के भीतर लाल चमक के पास पहुंच गया। लाल चमक किसी अज्ञात चिपचिपे रक्त लाल तरल के समूह से उत्सर्जित हुई थी। ये तरल आकार में गोलाकार था और इसका आकार संयोग से छेद के तल को बंद कर देता था। और जैसे ही जियाओ मिंग ने अपनी निगाहें केंद्रित की, उसने चिपचिपे रक्त रंग के तरल के भीतर लटके हुए अंगूठे के आकार के गोल लाल मनके को देखा। रक्त लाल मनका, हालांकि छोटा था, एक ज्वलंत मनके की तरह दिखाई दिया जिसके ऊपर एक लौ जल रही थी। इसके बाहरी रूप से रहस्य की हवा निकल रही थी। कोर बीड आखिरकार मिल गया। कोर बीड, जिसे कोर फायर बीड के नाम से भी जाना जाता है, एक प्रकार का ऊर्जा मनका था जो अनगिनत वर्षों में भूमिगत ऊर्जा से बना था। इसके भीतर बहुत विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा थी। अफवाह थी कि कुछ 8वीं या 9वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को उनके निर्माण के लिए इस पौराणिक कोर फायर बीड की आवश्यकता थी। इसके अलावा कोर बीड को कोर लाइटनिंग बीड में परिष्कृत किया जा सकता है, जिसमें भयानक शक्ति होती है। यहाँ तक कि एक डू वेनेरेट पावरहाउस भी अगर सीधे इसके द्वारा मारा जाए तो गंभीर रूप से घायल हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से जियाओ मिंग ने इसे कीमिया के उद्देश्यों के लिए रखने का इरादा किया। अपने दिल में एक मुस्कान के साथ जियाओ मिंग की आत्मा की शक्ति ने आसपास के वातावरण को घेर लिया। वह जितना करीब गया उतना ही उसने राजसी ऊर्जा और चिलचिलाती गर्मी को महसूस किया, जिससे उसकी आत्मा के भीतर लहरें उठने लगीं। हालांकि इन तरंगों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसका ध्यान पूरी तरह से कोर बीड पर रहा। कोर बीड के चारों ओर चिपचिपा रक्त लाल तरल एक धड़कते हुए दिल की तरह धड़क रहा था, जो एक लयबद्ध पैटर्न में चमक और अंधेरे के बीच बारी बारी से बदल रहा था। जियाओ मिंग ने ध्यान से देखा कि जब लाल चमक मंद हो गई तो कोर बीड के भीतर अपार ऊर्जा भी कम हो गई। उसने धैर्यपूर्वक उस क्षण की प्रतीक्षा की जब लाल चमक अपने सबसे गहरे बिंदु पर पहुंच गई। गोलियों के शोधन के वर्षों ने जियाओ मिंग को पर्याप्त धैर्य प्रदान किया। छाया में छिपे एक शिकारी की तरह उसने अपनी तीखी नज़र कोर बीड पर टिकाए रखी, अपनी चाल चलने के लिए सही अवसर की उत्सुकता से प्रतीक्षा कर रहा था। समय बीत रहा था, सेकंड दर सेकंड। अचानक चिपचिपे तरल की सतह पर बार बार चमकती आग की चमक अपने सबसे मंद स्तर पर उतर गई। इस पल को जब्त करते हुए जियाओ मिंग ने बिजली की तरह तेजी से काम किया। उसकी आत्मा की शक्ति अचानक रक्त लाल चिपचिपे तरल में गहराई तक चली गई। चिलचिलाती गर्मी की अनुभूति ने तुरंत जियाओ मिंग की आत्मा पर आक्रमण किया, लेकिन उसने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। इस तरह की जलती हुई गर्मी कुछ ही क्षणों तक चली, इससे पहले कि जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति कोर बीड की ओर बढ़ी। उसकी आत्मा शक्ति बिजली की तरह मुड़ी और तुरंत भून गई। अंत में यह जमीन के छेद के निकास की ओर बेतहाशा बढ़ गई। धमाका! कोर बीड रक्त के रंग के चिपचिपे तरल से बलपूर्वक बाहर निकल आया, जिसे जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति ने बहा दिया। हालांकि तरल को कुछ गड़बड़ लग रही थी, जिससे जंगली और हिंसक ऊर्जा का प्रवाह शुरू हो गया जो अविश्वसनीय गति से जियाओ मिंग की भागती हुई आत्मा शक्ति का पीछा करते हुए रक्त के रंग की बाढ़ में बदल गई। पीछे से आ रही गर्म ऊर्जा को महसूस करते हुए जियाओ मिंग को परेशानी होने लगी। यदि वह इतनी संकीर्ण जगह में जंगली और हिंसक ऊर्जा से टकरा जाए तो यह संभव था कि उसकी अपेक्षाकृत छोटी आत्मा उसी समय बिखर जाएगी। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए जियाओ मिंग ने अपनी आत्मा शक्ति की गति को चरम सीमा तक बढ़ा दिया। पीछा करने के दौरान छेद के शीर्ष पर स्थित छेद से आखिरकार प्रकाश की एक झलक दिखाई दी। अगले ही पल जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति कोर बीड को घेरे हुए बिजली की गति से जमीन में संकीर्ण छेद से बाहर निकल आई। आत्मा शक्ति छेद से होकर जियाओ मिंग की भौहों के बीच की जगह में घुस गई, जबकि उसने अपनी हथेली में कोर बीड को कसकर पकड़ रखा था। जियाओ मिंग ने अपनी हथेली को मोड़ा, जिससे एक शक्तिशाली चूषण बल पैदा हुआ और उसकी आत्मा उसके भौतिक शरीर में वापस विलीन हो गई। पास में स्थित गहरे काले पत्थर की गोली टूट गई और जल्दी से जमीन में छेद को ढक दिया। धमाका! उस सटीक क्षण में वेदी के चारों ओर प्रकाश की किरणें अचानक अपना प्रक्षेपवक्र बदल गईं, पत्थर की गोली पर एकत्रित हो गईं। यह एक बहुत भारी मुकुट जैसा लग रहा था जो छेद पर मजबूती से दबा हुआ था। अज्ञात सामग्री से निर्मित काले पत्थर की गोली एक भयानक ब्लैक होल की तरह एकत्रित प्रकाश को निगलती हुई प्रतीत हो रही थी। सूर्य के प्रकाश की सहायता से पत्थर की गोली का कांपना धीरे धीरे कम हो गया,
जियाओ मिंग ने जियाओ ही जियान का सामना किया, जो अभी भी शांत भाव से विषैले जहर के वाष्प को अवशोषित कर रहा था। फिर उसने अपना ध्यान अपने हाथ में कोर बीट पर वापस किया, जिससे एक गर्म सनसनी निकल रही थी। मैं शुरू में पृथ्वी कोर में एक अग्नि बीज की उपस्थिति का पता लगाना चाहता था, लेकिन कोर बीट प्राप्त करना एक बुरा परिणाम नहीं है, जियाओ मिंग ने सोचा। सूर्य अग्नि बीज के लिए चलो इस पर विचार करने से पहले जियानर के आगे बढ़ने तक प्रतीक्षा करें, अन्यथा यह उस पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। अध्याय 346 पुराना भूत झाइजिंग। कोर बीट प्राप्त करने के बाद जियाओ मिंग को तृप्ति का एहसास हुआ। उसने धीरे से अपना लबादा उतारा और उसे जियाओ ही जियान के कोमल शरीर पर लपेट दिया, ध्यान से उसे ढक दिया। फिर वह एक क्रॉस लेग स्थिति में बैठ गया और अपनी साधना शुरू कर दी। इस प्रक्रिया के दौरान 3 दिन एक पल में उड़ गए। जमीन पर बैठी जियाओ ही जियान की लंबी पलकें कांप उठी और उसने धीरे धीरे अपनी चमकदार और स्पष्ट आंखें खोलीं। पहले तो वह थोड़ी विचलित दिखी, लेकिन जल्द ही उसकी चेतना वापस आ गई। इस समय उसके शरीर से कोई दृश्यमान आभा नहीं निकल रही थी, फिर भी वह स्वर्ग और पृथ्वी के साथ सामंजस्यपूर्ण रूप से विलीन हो रही थी। एक शांत और अथाह झील की तरह उसकी असली गहराई छिपी हुई थी। धीरे से अपने पतले जैड हाथ को आगे बढ़ाते हुए उसने सूरज की रोशनी की एक किरण को पकड़ा जो अंदर की ओर बह रही थी। अपनी हथेली में एक गर्म सनसनी फैलती हुई महसूस कर रही थी। यह अनुभूति अपार शक्ति का प्रयोग करने के समान है। एक कोमल आवाज गूंजी और एक आकर्षक मुस्कान उसके सुंदर चेहरे के कोने पर छा गई। दुखद विष शरीर पर महारत हासिल करने के बाद वह अब इससे प्रभावित नहीं होगी, भले ही उसके पास न हो। इसके अलावा उसकी ताकत में एक महत्वपूर्ण उछाल आया था। अपनी नज़रें घुमाते हुए जियाओ ही जियान ने जियाओ मिंग की आकृति देखी। उसके सुंदर चेहरे पर एक मीठी और कोमल मुस्कान खिल उठी। सुंदर हरकतों के साथ वह खड़ी हो गई, अपने शरीर से लबादे को खिसकने दिया, जिससे उसका आकर्षक रूप सामने आया। हल्के से कदम बढ़ाते हुए उसके पैरों के नीचे लहरें बन गईं क्योंकि वह पीछे से जियाओ मिंग के पास पहुंची। बिना किसी हिचकिचाहट के जियाओ ही जियान दोनों घुटनों पर बैठ गई। उसके नाजुक हाथों ने जियाओ मिंग के शरीर को धीरे से ढांक दिया, अपनी कोमल आकृति को उसकी पीठ पर दबा दिया। दवा की जानी पहचानी खुशबू उसके नथुनों में भर गई। जियो मिंग, क्या तुम जानती हो, मैं हमेशा आभारी हूं कि मैं तुमसे मिली। अगर तुम और जियान उस रात मेरे कमरे में घुसकर मुझे नहीं ले जाते तो मुझे डर है कि मैं एक दयनीय अस्तित्व बन जाती, जो कि दुखद विष शरीर द्वारा सताई जाती, न तो इंसान होती और न ही भूत। जियाओ मिंग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, उसका हाथ उसकी छाती को घेरे हुए कोमल जैड हाथों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा और उसने धीरे से उत्तर दिया, ऐसा कभी नहीं हो सकता था। हमारी मुलाकात किस्मत में थी। जियाओ ही जियान के होठों पर एक गर्म मुस्कान थी, उसकी आंखें स्नेह से चमक रही थीं। फिर उसने अपने हाल के कार्यों पर विचार किया, उसके गालों पर एक हल्की लाली छा गई। मैं बहुत स्वार्थी रही हूँ, लेकिन मैं बहुत आभारी हूँ कि तुम मुझसे कभी थकी नहीं। जियाओ मिंग समझ गया कि वह मुख्य रूप से बच्चे पैदा करने के मामले का जिक्र कर रही थी। वास्तव में उसे उसकी इच्छा पूरी करने में कोई आपत्ति नहीं थी। चूंकि वे दोनों अनाथ थे, इसलिए वह जियाओ ही जियान की परिवार शुरू करने की इच्छा को समझ सकता था। हालांकि अधिक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने के उसके हाल के निर्णय ने उसे गहराई से प्रभावित किया था। वह इन वर्षों में वास्तव में परिपक्व हो गई थी। एक गर्म मुस्कान के साथ उसने धीरे से अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, मैं तुमसे कैसे थक सकता हूँ। अगर तुम चाहो भी तो तुम मुझसे दूर नहीं जा सकती। हे, तब मैं खुशी से तुम्हारी बंदी बन जाती। जियाओ ही जियान ने अपनी सांस के नीचे फुसफुसाया। जैसे ही उसने बात की, उसके आकर्षक चेहरे पर एक गुलाबी लाली फैल गई, उसकी निगाहें मंत्रमुग्ध हो गईं और उसकी आवाज़ पानी की तरह कोमल हो गई। जियाओ मिंग, अब मुझे ले लो। उसकी मीठी विनती सुनकर जियाओ मिंग ने एक कोमल बल लगाया, आज्ञाकारी जियाओ ही जियान को अपनी ओर खींचा। उसका स्पर्श कोमल और अधिकारपूर्ण था क्योंकि उसका हाथ उसकी ठुड्डी को सहला रहा था, उसे थोड़ा ऊपर उठाकर अपनी ओर झुका रहा था। जैसे जैसे उनके चेहरे एक एक इंच करीब आते गए, जियाओ ही जियान की खूबसूरत आंखें और भी नम होती गईं। बढ़ती नज़दीकियों को महसूस करते हुए उसने पहल की, दूरी को कम किया और अपने होठों को जियाओ मिंग के होठों से जोर से दबाया। उसके हाथ एक साथ चले, कुशलता से उसके कपड़े उतारे और उसका नंगा निचला शरीर उसके खिलाफ दबाया गया। जियाओ ही जियान को इस सटीक क्षण में अपने प्रिय द्वारा ले जाने की सख्त जरूरत थी। बाहर सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी के किनारे मेडुसा एक मजबूत पेड़ की शाखा पर शान से बैठी थी, जिसने अपने शरीर के भीतर की ऊर्जा को पूरी तरह से परिष्कृत कर लिया था। रक्तकुंड के प्रभाव के कारण वह 5 सितारा डू पूर्वज अवस्था तक पहुंच गई थी। अचानक एक भयानक आभा उभरी जो ये शहर पर छा गई, यहाँ तक कि ये कबीले के भीतर सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी को भी घेर लिया। जी, जियाओ मिंग, मुझे पता है कि तुम यहाँ हो। बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। एक पुरानी आवाज़ गरजती हुई और गूंजती हुई ये शहर के ऊपर आसमान में गूंज उठी, हर व्यक्ति के कानों तक पहुंची।
मेडुसा, जिसने अभी अभी अपनी साधना पूरी की थी, ने झुंझलाहट के भाव से अपनी आंखें खोली और आसमान की ओर देखा। वहां एक विशाल काला कोहरा फैल गया जो क्षितिज को ढंक रहा था। असंख्य भयभीत दर्शकों की निगाहों के बीच यह आकाश में अशुभ रूप से घूम रहा था। जैसे ही काला कोहरा छटा, 10 से अधिक आकृतियां प्रकट हुईं। इन आकृतियों ने भयानक आभा उत्सर्जित की, विशेष रूप से सबसे आगे वाला एक भूरे रंग के वस्त्र पहने बूढ़ा व्यक्ति। हालांकि उसके शरीर से कोई ऊर्जा निकलती हुई दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जैसे ही वह दिखाई दिया, अंतरिक्ष हिंसक रूप से कांप उठा। अल्पविराम। सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी के अंदर जियाओ मिंग की भौहें सिकुड़ गईं। वह जानी पहचानी हंसी, क्या ये फिर से आत्माओं के हॉल से कोई हो सकता है? जियाओ मिंग के आलिंगन में जियाओ जियान के आकर्षक चेहरे पर एक ठंडा भाव दिखाई दिया। जैसे ही वे अंतरंग हो रहे थे, किसी ने आकर उन्हें बाधित कर दिया। उसे और भी अधिक चिढ़ाने वाली बात यह थी कि ये दूसरी बार था जब वे जुनून के क्षण में बाधित हुए थे, ठीक उसी समय जब वे चीजों को आगे बढ़ाने वाले थे। पहले यह मेडुसा थी और अब ये बूढ़ा बदमाश। एक पल में जियाओ जियान के भीतर उस बूढ़े व्यक्ति के प्रति भारी क्रोध की लहर उमड़ पड़ी जिसने पहले बात की थी। वह उसे एक कठोर सबक सिखाने के लिए दृढ़ थी। अनिच्छा से जियाओ मिंग ने अपनी बाहों में नाजुक और कोमल सुंदरता को छोड़ दिया। चलो पहले आत्माओं के हॉल से इस व्यक्ति से निपटते हैं, उन्होंने कहा। जियाओ जियान ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी जैद उंगली के कोमल स्पर्श से स्वर्ग और पृथ्वी की पर्याप्त ऊर्जा तुरंत बढ़ गई, पानी की तरह उसके चारों ओर बह रही थी और एक सादे लंबे कपड़े में संघनित हो गई थी। ये कबीले के सामने के यार्ड में पूरा ये कबीला दहशत की स्थिति में था। अभी अभी चिल्लाने से लगता है कि घुसपैठियों की ताकत ये कबीले की क्षमता से कहीं ज्यादा थी। आतंक को और बढ़ाने वाली बात थी इन घुसपैठियों के पीछे की ताकत, हॉल ऑफ सोल्स, सेंट्रल प्लेन्स की एक सर्वोच्च शक्ति जो पिलटॉवर से लड़ने में सक्षम थी। समूह में 10 से ज्यादा लोग शामिल थे। प्रतिष्ठित बूढ़े व्यक्ति के अलावा, जो स्पष्ट रूप से एक डू वेनेरेट था, बाकी सभी उच्च सितारा डू पूर्वज थे, जिनमें से कोई भी 8 सितारों से कम नहीं था। ये ध्यान देने योग्य था कि ये कबीले का सबसे मजबूत सदस्य, पहला एल्ड येजोंग, केवल 6 सितारा डू पूर्वज था। ये शहर में अनगिनत लोग हॉल ऑफ सोल्स की उपस्थिति को आकाश में देखकर हैरान रह गए। उनसे निकलने वाली भयानक और ठंडी फिर भी शक्तिशाली आभा ने कमजोर साधना वाले लोगों के लिए सांस लेना मुश्किल कर दिया। क्या ये हॉल ऑफ सोल्स के सदस्य हैं? ये सिटी में वे क्या कर रहे हैं? इतनी भयानक लाइनअप, उनमें एक प्रसिद्ध डू वेनेरेट भी है। क्या तुम बहरे हो? उन्होंने कहा कि वे यहाँ जियाओ मिंग के लिए हैं। जियाओ मिंग 8 महान बुजुर्गों में से नवनियुक्त एल्डर है। उसे पिलटॉवर और यहाँ तक कि सेंट्रल प्लेन्स में भी नंबर 1 जीनियस माना जाता है। क्या हॉल ऑफ सोल्स को पिलटॉवर के साथ संघर्ष शुरू करने का डर नहीं है? अगर वे डरते हैं तो वे इतना हंगामा क्यों कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि वे ये सिटी में सैर सपाटा करने आए हैं? उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सिटी के भीतर बाहर से हॉल ऑफ सोल्स बलों के अचानक आने से निवासियों में हलचल मच गई। वे समझ नहीं पा रहे थे कि हॉल ऑफ सोल्स जियाओ मिंग के लिए परेशानी क्यों पैदा कर रहा है, जबकि उसे पिछले साल ही मान्यता मिली थी। ये कबीले के निवास के भीतर अराजकता को देखते हुए ओल्ड घोस्ट झाई जिंग ने अपने चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान दिखाए। जियाओ मिंग, क्या तुम बाहर नहीं आओगे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम छिप सकते हो? ओल्ड घोस्ट झाई जिंग को यकीन था कि जियाओ मिंग मौजूद था। पवित्र गोली शहर में उनके जासूसों ने जियाओ मिंग के ठिकाने का पता लगा लिया था जब वह चला गया था। इसके अलावा उन्होंने देखा कि वह बूढ़ा आदमी जो हमेशा जियाओ मिंग के साथ रहता था, उसके साथ नहीं था। चूंकि जियाओ मिंग ने आदरणीय तियान हुओ की उपस्थिति को नहीं छिपाया था, इसलिए बहुत से लोग उसके अस्तित्व के बारे में जानते थे। अनुमान के आधार पर हॉल ऑफ सोल्स के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से निष्कर्ष निकाला कि आदरणीय तियान हुओ ही जियाओ मिंग की रक्षा करने वाला शक्तिशाली व्यक्ति था। ये जानने पर कि जियाओ मिंग बिना किसी मजबूत रक्षक के पवित्र पिल सिटी से चला गया था, झाई जिंग अपने आदमियों को साथ लेकर निकल पड़ा। उसे डर था कि जियाओ मिंग उनके आने से पहले पिल टॉवर में वापस न आ जाए। झाई जिंग समझ गया कि जियाओ मिंग का बूढ़े आदमी के बिना बाहर निकलने का फैसला शायद ये दर्शाता था कि वह जल्द ही पिल टॉवर में वापस लौटने की योजना बना रहा था। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। अगर वे आधे दिन भी देर से आते तो जियाओ मिंग पहले ही निकल चुका होता। अध्याय 347, चिंतित बूढ़ा भूत झाई जिंग। ऊपर आसमान में एक फीकी और बूढ़ी आवाज एक जोरदार आभा के साथ धीरे धीरे शहर में गूंजी और सभी के कानों में स्पष्ट रूप से गूंज उठी। बहुत अच्छा, चूंकि तुम नहीं आओगे, इसलिए मैं पूरे ये कबीले का वध कर दूंगा। बोलने के बाद बूढ़ा भूत झाई जिंग कुछ भी संयोग पर छोड़ने को तैयार नहीं था। उसने मामले को अपने हाथों में लेने का फैसला किया। उसने अपनी डूक्यूई को संघनित किया, जिससे पूरा आकाश विकृत हो गया, जैसे कि वह टूटने वाला हो। 2 मिनट पहले पूरे शहर में उथल पुथल मची हुई थी। ये कबीले के अंदर हर कोई समान रूप से उत्तेजित था और आकाश में हो रही हलचल को देखकर आश्चर्यचकित था।
खासकर ये जोंग और कुछ बुजुर्ग, उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। आत्माओं के हॉल का एक तियानजुन। ये जोंग के होंठ कांप रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स के तियानजुन का तो कहना ही क्या, उसके पीछे मौजूद कोई भी व्यक्ति मौजूदा ये कबीले को नष्ट करने के लिए पर्याप्त था। और अब जब वह व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई कर रहा है तो ये कबीले का क्या होगा? हॉल ऑफ सोल्स के लोग इतने अहंकारी कैसे हो सकते हैं? क्या वे पिल टॉवर से प्रतिशोध से नहीं डरते? एक कांपते हुए एल्डर ने घबराहट में कहा। हॉल ऑफ सोल्स जियाओ मिंग के साथ परेशानी की तलाश में था। जियाओ मिंग का तो कहना ही क्या, यहाँ तक कि ये कबीला भी पिल टॉवर के 5 महान कबीलों में से एक था। अगर उन्हें इस तरह से नष्ट कर दिया जाता तो पिल टॉवर चुपचाप नहीं बैठा रहता। वास्तव में हॉल ऑफ सोल्स पिल टॉवर से बिल्कुल भी नहीं डरता था। उन्होंने पिल गैदरिंग के दौरान भी परेशानी पैदा की थी और पवित्र पिल सिटी को नष्ट करने की कोशिश की थी। अगर वे तब नहीं डरते थे तो अब क्यों डरते हैं? इसके अलावा हॉल ऑफ सोल्स लगातार पर्दे के पीछे से चालें चल रहा था और अधिक से अधिक द्वेष जमा कर रहा था। उनके लिए अधिक दुश्मन होना बस अधिक पिस्सू होने जैसा था। खुजली तो होती है लेकिन चिंता की बात नहीं। घबराने की क्या बात है? किसी ने भी आपके ये कबीले को उनसे मौत तक लड़ने के लिए नहीं कहा। ये जोंग और अन्य लोगों की घबराहट के बीच एक धीमी आवाज़ सुनाई दी। उन्होंने आगे के आंगन की ओर देखा और एक आकर्षक आकृति को धीरे धीरे प्रकट होते देखा। यह मेडुसा थी। ये जोंग और अन्य लोगों ने मेडुसा के प्रति अनादर करने की हिम्मत नहीं की। वे आत्माओं के हॉल को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे, लेकिन वे अपने सामने वाले व्यक्ति को भी अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। अपनी 5 सितारा डू पूर्वज साधना के बावजूद वह अभी भी जियाओ मिंग की साथी थी। वे इन दो दुर्जय संस्थाओं के बीच फंसे हुए अपने चेहरे पर केवल कड़वे भाव रख सकते थे। मेडुसा के प्रकट होने के बाद उसने दूर के आकाश में देखते हुए अपनी निगाहें थोड़ी झुर्रीदार कर लीं। उसकी निगाह अंतरिक्ष में घुसती हुई लग रही थी और सीधे ओल्ड घोस्ट झाई जिंग की आकृति पर जा टिकी। एक दू आदरणीय हो, मुझे आश्चर्य है कि जियाओ मिंग ने खुद को ऐसा दुश्मन कहाँ से पा लिया। आत्माओं का हॉल वास्तव में आसानी से हार नहीं मानता। जब मेडुसा ने धीमी आवाज में खुद से कहा, अचानक उसके बगल में एक नर्म आवाज गूंजी। उसने अपना सिर थोड़ा घुमाया और पास की छत पर एक युवा आकृति खड़ी देखी। उसकी शक्ल देखकर लगता है कि अगर वह जियाओ मिंग नहीं था तो और कौन हो सकता है। उसके बगल में जियाओ यीजियान ने एक लंबी सादी पोशाक पहनी थी। उसका स्वभाव पहले से बिल्कुल अलग था। उससे एक हल्की तीखी आभा निकल रही थी और उसकी ताकत अथाह थी। हॉल ऑफ सोल्स के लोग तुम्हारे पीछे क्यों आएंगे? मेडुसा का चेहरा हिल गया और वह जियाओ मिंग के बगल में आकर पूछती हुई आई। यह मामला एक लंबी कहानी है, लेकिन चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते हैं। चलो हाथ में मौजूद समस्या से निपटते हैं, जियाओ मिंग ने धीरे से कहा। मेडुसा ने बेहोशी से देखा और देखा कि जियाओ मिंग के चेहरे पर चिंता के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। उसने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि जियाओ मिंग कोई साधारण व्यक्ति नहीं था और उसकी शांति किसी भरोसे पर आधारित होनी चाहिए। निश्चित रूप से पलक झपकते ही जियाओ मिंग के बगल में 2 चमकदार सुनहरी कठपुतलियां दिखाई दीं। मेडुसा जानती थी कि ये कठपुतलियां डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञों के बराबर थीं। पहले बुलाए गए एक के साथ अब 3 कठपुतलियां थीं। और मेडुसा ने जियाओ यीजियान की ओर देखा। डू वेनेरेट क्षेत्र में उसकी सफलता के साथ अब 4 डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ थे। 1 के खिलाफ 4। मेडुसा ने अचानक सोचा कि ऊपर वाला बूढ़ा आदमी बाद में क्या भाव रखेगा। जैसे ही मेडुसा सोच रही थी, अचानक भीड़ से चीखें उठीं। ऊपर आसमान में एक विशाल काला कोहरा उमड़ पड़ा और सैकड़ों मीटर आकार के ताड़ के आकार के निशान में संघनित हो गया। एक भयंकर थप्पड़ के साथ ये बेरहमी से ये कबीले पर उतरा। जहां भी काली हथेली की छाप गुजरी, अंतरिक्ष कांप उठा मानो टूटने के कगार पर हो। अगर यह हथेली गिरती तो ये कबीला निस्संदेह जमीन पर धराशायी हो जाता। ये शहर में अनगिनत लोगों ने हथेली की छाप देखी और बेहद भाग्यशाली महसूस किया कि हॉल ऑफ सोल्स का लक्ष्य वे खुद नहीं थे। जाओ। उसी समय जियाओ मिंग ने सख्ती से चिल्लाया और 3 सुनहरे आंकड़े हवा में उड़ गए। काली धुंध हथेली की छाप से भयंकर रूप से टकराए। धमाका। भयानक काली कोहरे की हथेली की छाप 3 कठपुतलियों द्वारा आसानी से चकनाचूर हो गई। बड़े ये जोंग, निश्चिंत रहो। यह मामला मेरे कारण है और मैं इसे तुम्हारे ये कबीले में शामिल नहीं होने दूंगा। जियो मिंग ने अपना सिर पीले चेहरे वाले ये जोंग और आंगन में मौजूद अन्य लोगों की ओर घुमाते हुए उन्हें हल्की मुस्कान देते हुए कहा। फिर उसकी नज़र जियो यीजियान पर गई और उसने कहा, जियान, मेरे साथ आओ। मैं उस बूढ़े कमीने को सबक जरूर सिखाऊंगा। जियो यीजियान ने हल्के से अपने दांत पीस लिए। मेडुसा की आंखें चमक उठीं, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अपनी मौजूदा ताकत के साथ वहां ऊपर जाना केवल परेशानी का कारण होगा। उसके लिए यहां आज्ञाकारी रूप से रहना बेहतर था।
जियोमिंग शून्य में कदम रखा और सीधे आकाश में उड़ गया, फिर उस जगह से थोड़ी दूर पर रुक गया जहां ओल्ड घोस्ट झाइजिंग था। उसके चारों ओर जियोली जियान और 3 कठपुतलियां थीं। क्या वह जियोमिंग है? वह डू वेनेरेट का सामना करने से भी नहीं डरता। जैसा कि उम्मीद थी, वह शानदार है, अफवाहों की तरह ही, किसी ने कहा। उसके इर्द गिर्द की कठपुतलियां भी असाधारण लगती हैं। उन्होंने हॉल ऑफ सोल्स के त्यानजुन के हमले को आसानी से हल कर दिया। दूसरे ने टिप्पणी की, हे, ऐसा लगता है जैसे हॉल ऑफ सोल्स ने इस बार स्टील की प्लेट पर लात मारी है। वह जियाओमिंग बहुत सुंदर है। काश मैं उसके साथ एक रात बिता पाता। जियाओमिंग में थोड़ी हिम्मत तो है, लेकिन क्या वह एक सुंदर लड़का नहीं है? किसी ने व्यंग्य किया। जियाओमिंग की उपस्थिति ने ये शहर के लोगों के बीच विभिन्न विचार जगाए, कुछ उत्सुक, कुछ प्रशंसात्मक और निश्चित रूप से कुछ तिरस्कारपूर्ण। तुम जरूर जियाओमिंग हो। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ने अपनी हरकतें रोक दी और अपनी काली आंखों से जियाओमिंग के शरीर की जांच की। आखिरकार उसे समझ में आ गया कि 4 माननीय बुजुर्ग क्यों नहीं लौटे। उसने सोचा था कि ऐसा उसके साथ आए लाल वस्त्र पहने बूढ़े व्यक्ति की वजह से हुआ है, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि जियाओमिंग के पास और भी बहुत कुछ होगा। 4 डू वेनेरेट स्तर के विशेषज्ञ, और सिर्फ 1 सितारा नहीं, वे सभी 2 सितारा या उससे ऊपर के थे। ये परेशानी वाली बात थी। भले ही वह 5 सितारा डू वेनेरेट था, लेकिन वह एक साथ इतने सारे डू वेनेरेट को संभाल नहीं सकता था। क्या तुम पूछ रहे हो? क्या आप पहले से ही इस सवाल का जवाब जानते हैं? मुझे यकीन है कि मेरा चित्र आपको पहले से ही परिचित है, जियाओमिंग ने व्यंग्य किया। कुछ महीने पहले मैंने आपके 4 माननीय बुजुर्गों को मार डाला और आपने अभी भी अपना सबक नहीं सीखा है। आप लोगों को उनकी मौत के लिए भेजने की हिम्मत करते हैं। उस मामले में जियाओमिंग एक चाल चलने वाला था, लेकिन ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ने बीच में टोकते हुए कहा, रुको जियाओमिंग। शायद मेरे हॉल ऑफ सोल्स और आपके बीच कोई गलतफहमी थी। हमारे हॉल मास्टर आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। यदि आप हमारे हॉल ऑफ सोल्स में शामिल होते हैं तो हम अपने पिछले संघर्षों को भूल सकते हैं। हम आपको हमारे मुख्य कीमियागर बनने के लिए सख्ती से प्रशिक्षित भी करेंगे। भाड़ में जाओ। अपने भाषण के बीच में ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ने अचानक हमला किया। इस बिंदु पर उसने निश्चित रूप से नहीं सोचा था कि जियाओमिंग उसके शब्दों से बहक जाएगा। उसने केवल उसे धोखा देने के लिए ये बातें कही थीं। अध्याय 348, भारी चोट। जियाओमिंग की तरफ से डू वेनेरेट्स में से 3 कठपुतली थे। जब तक झाइजिंग उसे चौंकाकर नीचे गिरा सकता था, वे तीनों कठपुतलियां स्वाभाविक रूप से उनका विरोध करने में असमर्थ थीं। ये ठीक इसी वजह से था कि ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ने अचानक हमला किया। चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान के साथ ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के शरीर से डू क्यूई का एक राजसी प्रवाह बह निकला, जो उग्र काले ड्रैगन जैसा था। उसने एक हल्का कदम आगे बढ़ाया, जिससे अंतरिक्ष विकृत हो गया और वह तुरंत दृष्टि से गायब हो गया। जैसे ही ओल्ड घोस्ट झाइजिंग गायब हुआ, जियाओमिंग ने महसूस किया कि एक मुरझाया हुआ हाथ शून्य में बह रहा है, जो सीधे उसके गले पर निशाना साध रहा है। हालांकि हाथ में डू क्यूई कवरेज की कमी थी, लेकिन जहां भी वह गुजरा वहां काले काले स्थानिक निशान छोड़ गया। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग का अचानक हमला अप्रत्याशित था, लेकिन जियोमिंग पहले से ही हॉल ऑफ सोल्स के लोगों के स्वभाव से परिचित था और उनके प्रकट होने के बाद से उसने अपनी सतर्कता नहीं छोड़ी थी। अप्रत्याशित हमले के सामने जियोमिंग शांत रहा। एक स्काई डेमन पपेट उसके सामने एक विचार के साथ प्रकट हुआ, जबकि अन्य 2 कठपुतलियां अपनी मूल स्थिति से गायब हो गईं। वे ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के सामने फिर से प्रकट हुए, अपनी भुजाएं घुमाते हुए और ध्वनि बूम बनाते हुए उन्होंने उसके सिर पर निशाना साधा। खतरे के सामने शांत रहते हुए ओल्ड घोस्ट झाइजिंग ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और अपना पैर पीछे की ओर खिसका दिया, जिससे 1 मीटर पीछे हटकर कठपुतलियों के हमलों से बचा जा सका। धमाका। झाइजिंग के बचने के कारण 2 स्वर्गीय दानव कठपुतलियों के हमले बीच हवा में टकरा गए, जिसके परिणामस्वरूप एक जोरदार आवाज हुई। प्रभाव के बिंदु पर स्थान विकृत और बिखर गया। टक्कर की शक्तिशाली ताकत के कारण जियाओमिंग का सफेद लबादा लहराने लगा, उसके लंबे काले बाल हवा में लहराने लगे, जिससे एक असाधारण आकर्षण झलक रहा था। इससे पहले कि दर्शक जियाओमिंग की बिजली की तरह तेज प्रतिक्रिया की गति पर आश्चर्यचकित हो पाते, पीछे हटते हुए पुराने भूत झाइजिंग ने एक ठंडी हंसी निकाली। अपनी हथेली खोलते हुए उसने अपनी 5 उंगलियां हिलाईं, जिससे उसकी उंगलियों से कोहरे के 5 चिपचिपे काले धब्बे निकलने लगे। सरसराहट की आवाज के साथ कोहरा भयानक काली जंजीरों में बदल गया। बीच हवा में कुंडलित होकर जंजीरें शून्य में घुस गईं और पलक झपकते ही जियोमिंग के सिर के ऊपर दिखाई देने लगीं। उन्होंने नीचे की ओर जोरदार वार किया, जिससे वह अपनी जगह पर स्थिर हो गया। हुश! उसके बगल में जियोली जियान को लगा कि क्या हो रहा है और उसने जंजीर तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन झाइजिंग ने उसे सफल नहीं होने दिया। उसने जियोमिंग को जंजीर से फंसाने के लिए बड़ी चालाकी का इस्तेमाल किया था, और अब जब उसने उसे पकड़ लिया है तो वह उसे कैसे जाने दे सकता है।
उसने जियोमिंग को अंतरिक्ष में घसीटते हुए अपनी तरफ खींचा और व्यंग्य करते हुए कहा, जी, सेंट्रल प्लेन्स की नंबर 1 जीनियस। क्या तुम्हारे पास बस इतना ही है? जैसे ही वह जियोमिंग का मजाक उड़ाने वाला था, जियोमिंग की दिशा से एक लाल मोती उसकी ओर उड़ाया। बूढ़ा भूत झाइजिंग सहज रूप से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पहले जियोमिंग को सफलतापूर्वक पकड़ने के बाद वह उसे भागने से रोकने के लिए अपने करीब खींच लेता है। लाल रंग का ज्वलंत मोती तेजी से आगे बढ़ा, जिससे झाइजिंग के पास इससे बचने के लिए अपने शरीर को मोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। उसके प्रयासों के बावजूद मोती ने सीधे उस पर वार किया। जब वे टकराए तो लाल रंग का ज्वलंत मोती तुरंत फट गया, जिससे आग की ऊर्जा का एक भयानक उछाल आया जो एक तूफान की तरह पूरे क्षेत्र में फैल गया, जिसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को अपनी चपेट में ले लिया। धमाका! एक जोरदार धमाके के साथ सैकड़ों मीटर आकार का एक ज्वाला तूफान फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था कि यह नीचे से स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ रहा है, जिससे एक चमत्कारी घटना हुई। पूरा ये शहर हिल गया जैसे कि भूकंप आया हो, और जहां ओल्ड घोस्ट झाइजिंग खड़ा था वहां से सभी दिशाओं में बड़ी दरारें फैल गईं। विस्फोट के सबसे करीब फंसे ओल्ड घोस्ट झाइजिंग के पास भागने का कोई मौका नहीं था और वह सीधे उग्र लपटों में जल गया। इस बीच कोर लाइटनिंग बीड को फेंकने के बाद जियाओमिंग जल्दी से बंधनों से मुक्त हो गया और खुद को आध्यात्मिक ऊर्जा में लपेट लिया और एक तरफ भाग गया। आकाश दानव, कठपुतली, जियोई जियान और यहाँ तक कि आत्माओं के रक्षकों का हॉल सभी दिशाओं में बिखर गया। 3 से 4 मिनट तक आकाश में भयंकर ऊर्जा तूफान चला, फिर धीरे धीरे समाप्त हो गया। दुनिया पर छाई हुई काली उदासी समाप्त हो गई, जिससे प्रकाश की वापसी हुई। नीचे मेडुसा ने ऊर्जा तूफान को समाप्त होते हुए देखा और भौहें सिकोड़ लीं। उसने उम्मीद नहीं की थी कि जियाओमिंग इस तरह का तरीका अपनाएगा, जिससे वह थोड़ी चिंतित हो गई। भागने के अपने पहले के प्रयास के बावजूद जियाओमिंग तूफान में घिर गया था। जियाओ यी जियान भी चिंतित थी। ऐसा नहीं था कि उसने जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं की थी, लेकिन जियाओमिंग ने उसे प्रतीक्षा करने का संकेत दिया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह कोर लाइटनिंग बीड फेंक देगा, जिसे उसने अभी अभी उसे लौटाया था। खांसी, खांसी, खांसी की आवाज़ आई और जियाओमिंग की आकृति सभी की आंखों के सामने आ गई। खुद को दूर रखने और आध्यात्मिक ऊर्जा से अपने शरीर की रक्षा करने के बाद जियाओमिंग को कोई चोट नहीं आई, हालांकि ऊर्जा के झटके के कारण उसका खून बह रहा था। फिर से प्रकट होने पर जियाओमिंग ने सबसे पहले अपनी नज़र पिछले विस्फोट के केंद्र की ओर घुमाई। उसने महसूस किया कि ओल्ड घोस्ट झाइजिंग अभी भी जीवित है। इस समय ओल्ड घोस्ट झाइजिंग भी सबके सामने आया। उसका ग्रे सफ़ेद लबादा फटा हुआ और खून से सना हुआ था और उसकी खुली त्वचा पर कई घाव दिखाई दे रहे थे। एक आस्तीन और पैंट का पैर उड़ गया था और फटे हुए हिस्सों से खून बह रहा था। उसका दाहिना हाथ और जांघ गायब थे। ओल्ड घोस्ट की आभा अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंच गई थी। ओल्ड घोस्ट झाइजिंग की दयनीय स्थिति को देखकर नीचे खड़े सभी दर्शक दंग रह गए। उन्होंने ठंडी हवा में सांस ली, उनकी भयभीत निगाहें आखिरकार जियाओमिंग पर चली गईं। सिर्फ एक ही चाल से वह हॉल ऑफ सोल्स के एक तियानजुन को घायल करने में कामयाब हो गया था। खांसी, तुम छोटे जानवर, तुमने मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कैसे की? बूढ़े भूत झाइजिंग ने जोर से खांसते हुए मुंह से खून उगल दिया। चौकन्ने पर्यवेक्षक खून में आंतरिक अंगों के टुकड़े भी देख सकते थे। इस भयानक दृश्य को देखकर हर कोई एक दूसरे की तरफ देखने लगा, चुपचाप इस बूढ़े आदमी के लिए शोक मना रहा था। इतनी गंभीर चोट के स्थायी प्रभाव होने की संभावना थी और यह अकल्पनीय नहीं था कि वह भविष्य में अपनी ताकत कभी नहीं बढ़ा पाएगा। मारो, उस बच्चे को मार डालो। मैं उसे 1000 टुकड़ों में फाड़ दूंगा। हमला करो, तुम सब। उसके मुंह के कोनों से खून के झाग बहते रहे, लेकिन बूढ़े भूत झाइजिंग की नज़रें जियाओमिंग को घूरते हुए तीव्र आक्रोश से भरी हुई थीं। इस समय उसके मन में जियाओमिंग के प्रति जो नफरत थी, वह लगभग भारी थी। एक 9 सितारा डू पूर्वज बच्चे के हाथों इतनी बड़ी हार झेलना, एक शीर्ष 5 सितारा डू वेनेरेट के रूप में। वह अपने दिल में तीव्र क्रोध को कैसे शांत कर सकता था? उसके द्वारा लाए गए आत्माओं के रक्षकों के हॉल ने उनकी आंखों में सदमे का संकेत दिखाया। वे बूढ़े भूत की ताकत से अच्छी तरह वाकिफ थे। एक दुर्जय 5 सितारा डू वेनेरेट को इस स्थिति में गिरते देखना उनकी कल्पना से परे था। अगर जियाओमिंग उनके साथ भी ऐसा ही करता तो वे 1 सेकंड के लिए भी नहीं टिक पाते। ये सोचकर रक्षक झिझक गए और पीछे हट गए, आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थे। अध्याय 349 पुराने भूत झाइजिंग की मृत्यु। हॉल ऑफ सोल्स के रक्षकों की ओर से कोई प्रतिक्रिया न मिलने से पुराने भूत झाइजिंग को गुस्सा आ गया, जो स्पष्ट रूप से क्रोधित था। कितने बेकार लोग हैं, वे वापस लड़ने की हिम्मत भी नहीं करते। मुझे आश्चर्य है कि वे स्वर्ग ग्रेड रक्षक कैसे बन गए, उसने सोचा। उसकी हताशा बढ़ती जा रही थी। अपने तीव्र क्रोध के बावजूद झाइजिंग अपनी कुछ तर्कसंगतता वापस पाने में कामयाब रहा। फिलहाल मैं बुरी तरह घायल हूं और मेरे पास जवाबी कार्रवाई करने की ताकत नहीं है। अभी पीछे हटना और अगला कदम उठाना बेहतर है।
इस बात को ध्यान में रखते हुए झाई जिंग ने जल्दी से भागने के लिए अंतरिक्ष को विकृत करने के लिए अपनी आखिरी शक्ति का इस्तेमाल किया। उसका हॉल ऑफ सोल्स के रक्षकों को अपने साथ लाने का कोई इरादा नहीं था। उसकी राय में वे डरे हुए मूर्खों के झुंड से ज्यादा कुछ नहीं थे। बेहतर होगा कि वे मर जाएं। हालांकि जैसे ही ओल्ड घोस्ट झाई जिंग गायब हो गया, जियाओ यी जियान की नज़र धीरे धीरे आसमान में घूम गई। कुछ पल के बाद उसकी नज़र एक खाली जगह पर गई। उसने अपनी खूबसूरत आंखें उठाईं, फिर तेजी से आगे बढ़ी, उसी जगह पर फिर से दिखाई दी। खाली जगह में धंसते ही उसके जैद हाथ के चारों ओर हरी लपटें घूमने लगीं। जैसे ही उसका हाथ जमीन पर गिरा, जगह कांप उठी और एक छोटी सी हथेली के आकार की दरार दिखाई दी। उस पल जियाओ यी जियान का जैद हाथ थोड़ा मुड़ा और चूषण बल का एक उछाल उत्सर्जित किया। जियाओ मिंग और अन्य लोगों ने तुरंत दरार से एक भयानक चीख सुनी, जबकि ओल्ड घोस्ट झाई जिंग को खाली जगह से बाहर खींच लिया गया था। जैसे ही झाई जिंग दिखाई दिया, उसने अपनी बची हुई भुजा का उपयोग करके जियाओ यी जियान पर अपनी पूरी ताकत से वार किया। हालांकि जब उसकी हथेली हरी लपटों से टकराई तो वह भड़क उठी और उसकी दर्दनाक चीखें आसमान में गूंज उठीं। फिर वह पीछे की ओर उड़ गया। आह, स्वर्गीय ज्वाला! झाई जिंग पीड़ा में चिल्लाया और आत्माओं के हॉल के रक्षकों ने जो उसे लाया था एक दूसरे की ओर देखा। वे तुरंत तितर बितर हो गए, जितनी जल्दी हो सके भाग गए। जियाओ यी जियान ने अपने आसपास का निरीक्षण किया। उसका मुंह थोड़ा खुला हुआ था क्योंकि उसने एक ग्रे धुंध को बाहर निकाला जो हवा में उड़ गई, जिससे ग्रे धुंध का एक बादल बन गया जिसने उस क्षेत्र को घेर लिया जहां रक्षक भागने का प्रयास कर रहे थे। धूसर धुंध घनी नहीं थी, जिससे स्पष्ट दृश्यता मिल रही थी। हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स इसे देख सकते थे, फिर भी उनमें से किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। यहाँ तक कि थोड़ा बहुत ज्ञान रखने वाले लोगों ने भी पहचान लिया कि साधारण दिखने वाले धूसर धुंध में एक बहुत ही भयानक जहर था। जैसे ही उन्होंने धूसर धुंध को देखा, हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स ने एक दूसरे को देखा। धुंध में उन्हें एक खतरनाक गंध आ रही थी। फिर भी जब उन्होंने देखा कि जियाओ यी जियान और अन्य लोग उन्हें ध्यान से देख रहे हैं, तो नेता ने अपने दांत पीस लिए, अपने शरीर के भीतर डूक्यू को बुलाया और उसे अपने शरीर के चारों ओर लपेट लिया। उसने अत्यधिक सावधानी के साथ धूसर धुंध से संपर्क किया। फुफकार! जिस क्षण उसकी डूक्यू ने धूसर धुंध को छुआ, एक फुफकार की आवाज निकली और उसका चेहरा एक पल में राख जैसा धूसर हो गया। वह डर के मारे जल्दी से पीछे हट गया, हवा में क्रॉस लेग स्थिति में आ गया और जहर का प्रतिकार करने के लिए अपनी ऊर्जा को प्रसारित किया। जैसे ही उन्होंने ये दृश्य देखा, अन्य रक्षकों के हाव भाव भी बदल गए। उनकी आंखों में डर झलक रहा था क्योंकि वे धूसर धुंध में देख रहे थे। हॉल ऑफ सोल्स के रक्षकों की उलझन भरी स्थिति को देखकर जियाओ यी जियान ने एक हल्की मुस्कान दी। जब वह ओल्ड घोस्ट झाई जिंग का सामना करने के लिए मुड़ी तो उसकी खूबसूरत आंखें ठंड से चमक उठीं। इस बूढ़े ने न केवल उनके अंतरंग मिलन को बाधित किया था, बल्कि जियाओ मिंग को पकड़ने का भी प्रयास किया था। ऐसी हरकतें उसके लिए असहनीय थीं। मैं वास्तव में एक डू वेनेरेट पावरहाउस की ताकत के बारे में उत्सुक हूँ। आज मैं आपसे शुरुआत करूंगा और देखूंगा कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। जियाओ यी जियान ने कहा, उसकी मुस्कान आकर्षक थी। उसकी पतली जैद उंगलियां हल्के से मुड़ी हुई थीं और उनके बीच एक ग्रे आभा थी। ग्रे धुंध बह रही थी, जिससे आसपास के स्थान में थोड़ा उतार चढ़ाव हो रहा था। इस बीच अपनी मूल स्थिति में वापस फेंके जाने के बाद ओल्ड घोस्ट झाई जिंग ने एक मौत जैसी पीली अभिव्यक्ति की। उसके सामने खड़ी महिला 3 सितारा डू वेनेरेट थी, जिसे वह पहले अनदेखा कर देता था। हालांकि अब उसके पास उसके खिलाफ कोई मौका नहीं था। इसके अलावा उन कठपुतलियों के साथ जो उसे घेरे हुए थी, उसे डर था कि वह 10 राउंड के भीतर ही पकड़ा जाएगा। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए झाई जिंग के चेहरे पर एक क्रूर और भयावह व्यंग्य उभरा। उसने अचानक एक ठंडी भयावह हंसी निकाली, उसका चेहरा लाल हो गया। उसके शरीर के भीतर दुखी हुई बेतहाशा उछल पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे मारना इतना आसान है? सपने देखो। साथ ही वह दूर से जियाओ मिंग की ओर झपटा। सावधान रहो, वह खुद को नष्ट करने जा रहा है। जियाओ मिंग ने चेतावनी दी, उसका चेहरा काला पड़ गया। उसने तेजी से स्काई डेमन पपेट को हस्तक्षेप करने और झाई जिंग को रोकने का आदेश दिया, जबकि वह खुद तेजी से पीछे हट गया। जियाओ यी जियान की अभिव्यक्ति भी बदल गई और वह जल्दी से पीछे हट गई। जैसे ही वे दोनों पीछे हटे, झाई जिंग की त्वचा से खूनी धुंध का एक निशान निकला। उसकी आंखें थोड़ी उभरी हुई थीं और खून की धारें नीचे टपक रही थीं। उसके शरीर के भीतर हिंसक और अत्याचारी ऊर्जा पागलपन की तरह बढ़ गई, जिससे आसपास का खाली स्थान विकृत हो गया। धमाका! उसके शरीर पर खून की अधिक से अधिक मात्रा जमने लगी और अनगिनत लोगों की निगाहों के बीच एक जोरदार विस्फोट हुआ। मांस और खून फट गया और एक बार फिर ऊर्जा का एक भयानक उछाल एक उग्र तूफान की तरह बह गया। इस जबरदस्त ऊर्जा तूफान के तहत जियाओ मिंग और अन्य लोग तेजी से नीचे उतरे। एक डू वेनेरेट पावरहाउस का आत्मविनाश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। इसका शिकार होने का परिणाम एक दयनीय भाग्य होगा।
धीरे धीरे खत्म होने से पहले ऊर्जा तूफान कुछ समय तक आकाश में बना रहा। धीरे धीरे कम होते ऊर्जा तूफान को देखकर जियाओ मिंग ने भौहें सिकोड़ लीं। उसने हॉल ऑफ सोल्स के तियानजुन से इस तरह की दुस्साहस की उम्मीद नहीं की थी। भागने के बजाय उसने किसी को अपने साथ नीचे ले जाने के प्रयास में आत्मविनाश को चुना था। सौभाग्य से स्काई डेमन पपेट्स ने उसे रोक लिया था। हालांकि एक डू वेनेरेट पावरहाउस इतनी आसानी से नष्ट नहीं होगा। इस आत्मविनाश ने केवल उसके भौतिक शरीर को नष्ट कर दिया। यदि उसकी आत्मा भागने में सफल हो जाती तो आत्माओं के हॉल के लिए उसे उपयुक्त नया पात्र उपलब्ध कराना चुनौतीपूर्ण नहीं होता। इस बात को ध्यान में रखते हुए जियाओ मिंग की आत्मा शक्ति आगे बढ़ी, जंजीरों में बंधी जो आकाश में एक विशिष्ट स्थान की ओर बढ़ी। आत्मा कौशल, आत्मा आत्मा ताला, झंकार, जंजीरें शून्य में घुस गईं और एक चीख गूंज उठी। एक कमजोर आत्मा को जबरदस्ती जंजीरों में जकड़ लिया गया। लानत है जियाओ मिंग, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। आत्माओं का हॉल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा, बूढ़ा भूत चिल्लाया। श्योर, जियाओ मिंग ने जवाब दिया, अपनी स्टोरेज रिंग से एक जेड बोतल निकाली और उसमें आत्मा को कैद कर लिया। अपनी उंगली के एक झटके से एक अदृश्य लौ ने बोतल के खुले हिस्से को घेर लिया। फिर उसने जेड बोतल को अपनी स्टोरेज रिंग में रख दिया। डू वेनेरेट के स्तर की एक आत्मा भविष्य में बेहद मूल्यवान साबित हो सकती है। अपनी हरकतें पूरी करने के बाद जियाओ मिंग अपने बगल में मौजूद जियाओ यीजियान की ओर मुड़ा और कहा, हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स में किसी को भी जीवित न रहने दें, उन सभी को मार दें। जियाओ यीजियान ने स्वीकृति में सिर हिलाया और तेजी से बचे हुए प्रोटेक्टर्स की ओर बढ़ा। 1 मिनट से भी कम समय में हॉल ऑफ सोल्स प्रोटेक्टर्स के सभी लोग जमीन पर बेजान पड़े थे। अपनी ताकत के बावजूद, जो 8 सितारा डू पूर्वज से लेकर उससे भी ज्यादा थी, वे 1 मिनट से ज्यादा समय तक उसका सामना नहीं कर सके। एक साधारण डू पूर्वज और एक डू आदरणीय के बीच बहुत बड़ी असमानता स्पष्ट थी। जियाओ मिंग ने स्काई डेमन कठपुतलियों को बुलाया जबकि जियाओ यीजियान ने प्रोटेक्टर से निपटा। ओल्ड घोस्ट झाई जिंग द्वारा किए गए आत्मविनाश के परिणामस्वरूप 3 कठपुतलियों में से 2 में दरारें दिखाई दे रही थीं। एक 5 सितारा आदरणीय डू की अपार आत्मविनाशकारी शक्ति ने अनिवार्य रूप से उन कठपुतलियों पर अपना असर डाला जिन्होंने उसे बंदी बनाया था। अगर वे असली इंसान होते तो वे मर जाते, बिल्कुल पुराने भूत झाई जिंग की तरह। मैं उन्हें किसी और समय ठीक कर दूंगा। आह भरते हुए जियाओ मिंग ने 3 स्काई डेमन कठपुतलियों को स्टार रिंग में इकट्ठा किया। अध्याय 350 प्रस्थान। ये शहर इस समय उन्माद में था। घटनाओं के अप्रत्याशित मोड़ ने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया था। पहले तो सभी को लगा कि जियाओ मिंग बर्बाद हो गया है, लेकिन अब हॉल ऑफ सोल्स के लोग ही खत्म हो गए थे। कुछ लोगों ने ओल्ड घोस्ट झाई जिंग का चेहरा पहचान लिया, जो एक कुख्यात व्यक्ति था जो अनगिनत वर्षों तक सेंट्रल प्लेन्स में घूमता रहा था और हॉल ऑफ सोल्स के तियानजुन का दर्जा हासिल कर चुका था। एक तियानजुन के नुकसान के साथ ये निश्चित था कि हॉल ऑफ सोल्स बदला लेगा। इसके अलावा चूंकि उन्होंने पिलटॉवर के 8 महान बुजुर्गों में से एक एल्डर जियाओ मिंग को बेशर्मी से उकसाया था, इसलिए ये स्पष्ट था कि पिलटॉवर इस घटना को अनदेखा नहीं होने देगा। सेंट्रल प्लेन्स एक महत्वपूर्ण उथल-पुथल का अनुभव करने वाला था और इसके शांत दिन अब पीछे छूट गए थे। जियाओ मिंग और जियाओ यीजियान ये कबीले के सामने वाले हॉल में उतरे। ये जोंग, ये कबीले के कई डू पूर्वज बुजुर्गों के साथ, उनके चेहरे पर सम्मानपूर्ण भाव के साथ उनके पास पहुंचे। जियाओ मिंग हमेशा दूसरों के साथ अपने व्यवहार में सौम्य रहे थे और अपनी कुलीन स्थिति के बावजूद उनमें ताकत की ठोस भावना की कमी थी। हालांकि अब उन्होंने जो शक्ति दिखाई वह विस्मय को प्रेरित करने के लिए पर्याप्त थी। एल्डर जियाओ मिंग, ये कबीला आपके सामने आए खतरे के लिए माफ़ी मांगता है, ये जोंग ने दोषी महसूस करते हुए कहा। हमें यकीन नहीं है कि आपके ठिकाने का पता कैसे चला, जिसके परिणामस्वरूप ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई। ये बूढ़ा आदमी बहुत शर्मिंदा है। हे, सबसे पहले आत्माओं का हॉल हमारे पीछे आया। जो हुआ वह ये कबीले की गलती नहीं है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, एल्डर ये जोंग। जियाओ मिंग ने ये कबीले के सदस्यों को धीरे से मुस्कुराते हुए जवाब दिया। जब वह बोल रहा था, जियाओ मिंग ने अपना हाथ बढ़ाया जिसमें एक जेड स्लिप थी। उसने इसे हवा में उछाला, इसे डू क्यूई से ढक दिया और इसे हवा में मंडराते रहने दिया। अपने माथे से आत्मा की शक्ति की एक किरण को बाहर निकालते हुए और अपनी तर्जनी को ढांकते हुए उसने जेड स्लिप की सतह पर एक रून अंकित किया, जिससे आत्मा की शक्ति अंदर ही अंदर सील हो गई। फिर जियाओ मिंग ने जेड स्लिप को ये जोंग को सौंपते हुए कहा, इस बार सनफायर प्राचीन वेदी का उपयोग करने से मुझे बहुत लाभ हुआ। सनफायर प्राचीन वेदी उधार लेना हमारे पिछले समझौते के दायरे से बाहर था, लेकिन अपनी क्षमता के अनुसार मैं ये कबीले को एक और उपकार दे सकता हूँ। जब आप इस जेड स्लिप को कुचल देंगे तो मुझे स्वाभाविक रूप से इसका एहसास हो जाएगा। ये जोंग ने जेड स्लिप को पकड़ा और उसे अपने हाथ में कसकर पकड़ लिया। उसका चेहरा खुशी से भर गया। जियाओ मिंग के आशाजनक भविष्य को एक तरफ रखते हुए उसकी वर्तमान ताकत और स्थिति भी ये कबीले की बहुत मदद कर सकती थी।
जियाओ मिंग का वादा कुछ ऐसा था जिसके बारे में अगर उन्हें पता होता तो अनगिनत लोग उसके लिए लड़ते। ये जोंग कैसे खुश नहीं हो सकता था। जैसा कि जियाओ मिंग ने कहा था, ये कबीले की उनकी यात्रा ने महत्वपूर्ण लाभ दिए थे। जियाओ यी जियान ने जहर की गोली को संघनित कर दिया था और कोरबीट के अधिग्रहण के साथ जियाओ मिंग ने एक बार ये कबीले की रक्षा करना एक सार्थक प्रयास माना। हालांकि यह कुछ हद तक अफसोस की बात थी कि उसे सूर्य ज्वाला बीज नहीं मिला था, लेकिन सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद जियाओ मिंग ने खोज जारी न रखने का फैसला किया। सूर्य ज्वाला सही मायने में ये कबीले की थी। भले ही उसे सूर्य ज्वाला मूल बीज मिल जाए, क्या वह वास्तव में उसे छीन सकता है? ये कबीले ने उसे सूर्य अग्नि प्राचीन वेदी उधार दी थी और उसने उनका मूल बीज छीन लिया। क्या ये बहुत बेशर्मी नहीं होगी? चूंकि वह उसे छीन नहीं सकता था, इसलिए उस इच्छा को छोड़ देना ही सबसे अच्छा था। जियाओ मिंग, मेडुसा और जियाओ यी जियान जाने ही वाले थे कि उन्होंने ये जोंग की आवाज़ सुनी जो पीछे से उन्हें पुकार रही थी। बड़े जियाओ मिंग, कृपया एक पल रुकें। इस बूढ़े आदमी को आपको विदा करने दें। जियाओ मिंग ने अपना सिर घुमाया, एक पल के लिए सोचा और सहमति में सिर हिलाया। ये जोंग मुस्कुराया और सिर हिलाया। तेजी से ये शहर के थोड़ा उत्तर में स्थित एक चौक की ओर बढ़ गया। शहर के भीतर एक छोटा सा वर्महोल था जो पवित्र पिल सिटी के लिए पारगमन बिंदु के रूप में कार्य करता था। हालांकि अंतिम गंतव्य तक पहुंचने के लिए रास्ते में कई बार स्थानांतरण की आवश्यकता थी। ये जोंग के मार्गदर्शन का पालन करते हुए समूह ने शहर के माध्यम से अपना रास्ता बनाया। लगभग 10 मिनट के बाद वे उत्तरी चौक पर पहुंच गए। ये कबीले के पतन के बावजूद वे अभी भी ये शहर के भीतर कुछ प्रभाव रखते थे। कम से कम शहर के भीतर कोई भी ताकत उनकी स्थिति को चुनौती देने में सक्षम नहीं थी, जिससे उन्हें इस प्रतिष्ठित छोटे वर्महोल पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति मिली। जियो मिंग और उनके साथी पत्थर के मंच पर चढ़ गए और उनके सामने धीरे धीरे घूमता हुआ वर्महोल दिखाई दिया। वर्महोल में कुछ हद तक राजसी आभा थी, लेकिन अंदर से निकलने वाले अराजक स्थानिक उतार चढ़ाव ने संकेत दिया कि इसे कई वर्षों से ठीक से बनाए नहीं रखा गया था। आह भरते हुए ये जोंग ने अंतरिक्ष वर्महोल को देखा और विलाप किया, जब मेरा ये कबीला फल फूल रहा था, तब हमारे पास 2 वेनेरेट विशेषज्ञ थे जो स्वेच्छा से इस वर्महोल को बनाए रखते थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा पतन शुरू हुआ, हम अब उस स्तर के विशेषज्ञों को आमंत्रित करने का जोखिम नहीं उठा सकते थे। ये काफ़ी शर्मनाक है। जियाओ मिंग ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और जवाब दिया, हर कबीला गिरावट के दौर से गुजरता है। इसमें शर्मिंदा होने या मनोरंजन करने जैसी कोई बात नहीं है। अगर कोई गिरावट की बात करे तो ये हास्यास्पद होगा कि जियाओ कबीला, जो कभी 8 प्राचीन कुलों में अग्रणी शक्ति था, इस हद तक गिर गया था कि उनके सबसे मजबूत सदस्य केवल 2 ग्रैंड मास्टर्स थे। ये जोंग ने सहमति में सिर हिलाया, फिर जियाओ मिंग द्वारा उसे कुछ समय पहले दी गई जेड स्लिप को अपनी स्टोरेज रिंग से निकाला। उसने इसे अपनी हथेली में रगड़ा और बोला, ईमानदारी से कहूं तो मुझे तुमसे एक अनुरोध करना है। क्या आप उस जेड स्लिप का इस्तेमाल करने जा रहे हैं? इसे इस्तेमाल करने का फैसला करने से पहले मुझे बताएं कि आप क्या चाहते हैं। वास्तव में मैं आपसे अपने ये कबीले की युवा पीढ़ी को सिखाने के लिए कहना चाहता हूँ, ये जोंग ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। बड़े जियाओ मिंग, आपकी युवावस्था के बावजूद आपकी कीमिया कौशल मेरे से कहीं ज़्यादा है। मुझे लगता है कि अगर आप अपना ज्ञान साझा करेंगे तो मेरे ये कबीले की युवा पीढ़ी को बहुत फ़ायदा होगा। बेशक मैं आपसे सभी युवा सदस्यों को सिखाने की उम्मीद नहीं करता, सिर्फ एक ही पर्याप्त होगा। जियाओ मिंग का वादा समय के साथ और भी मूल्यवान होता जाएगा, इसलिए इस समय इसका उपयोग करना बेकार होगा। हालांकि ये जोंग द्वारा किए गए अनुरोध में यह मुद्दा नहीं था। बेशक ये जोंग ने थोड़ी घबराहट के साथ अनुरोध किया था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जबकि जियाओ मिंग की सहायता निस्संदेह ये कबीले को आगामी कबीले मूल्यांकन में पास होने में मदद करेगी। उसके बाद के मूल्यांकन के बारे में क्या जियाओ मिंग उन्हें लगातार सहायता प्रदान कर सकता है? युवा पीढ़ी को विकसित करने में अब उसकी मदद लेना अधिक विवेकपूर्ण था। जियाओ मिंग ने ये जोंग को एक अर्थपूर्ण नज़र से देखा। ये जोंग ने ये समझकर चतुराई दिखाई कि उसके कबीले के लिए कौन सी परिस्थितियां सबसे अधिक फायदेमंद होंगी। जियाओ मिंग की जांच के तहत थोड़ा शर्मिंदा महसूस करते हुए ये जोंग ने अपना गला साफ किया और कहा, बड़े जियाओ मिंग, आप क्या सोचते हैं? मेरा शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि अगर मार्गदर्शन देने की बात है तो इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो किसी को पवित्र गोली शहर में भेज दें। जियाओ मिंग ने पहले एम्पायर अल्केमिस्ट एसोसिएशन में व्याख्यान दिए थे और जियानान अकादमी में कक्षाएं सिखाई थीं। जब तक उसके पास समय था और उसे लगा कि वह व्यक्ति होनहार है, उसे मार्गदर्शन देने में कोई आपत्ति नहीं थी। बेशक ये देखते हुए कि ये कबीले ने शर्त के तौर पर जेड स्लिप की पेशकश की थी, वह पिछले कीमियागरों के साथ जितना लापरवाह था उतना नहीं होगा। यदि आवश्यक हो तो वह उन्हें अपने कीमिया नोट्स प्रदान कर सकता है, और वे कितना सीख सकते हैं यह उनकी क्षमताओं पर निर्भर करेगा। कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं।
मैं उसके लिए आपके पास आने की व्यवस्था करूंगा, ये जोंग ने मुस्कुराते हुए सहमति जताई। हालांकि वह व्यक्ति जियाओमिंग का शिष्य नहीं बनेगा, लेकिन 8वें दर्जे के कीमियागर से मार्गदर्शन प्राप्त करना एक ऐसा अवसर था जो आसानी से प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा एक साथ समय बिताना स्वाभाविक रूप से एक बंधन को बढ़ावा देगा। अभी के लिए जेड पर्ची को पकड़ कर रखो, जब समय आएगा तो वह इसे साथ ले आएगी, जियोमिंग ने निर्देश दिया। जियो यी जियान और मेडुसा को वर्महोल में प्रवेश करने का इशारा करते हुए।